नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ सूर्यबाला की कहानी मटियाला तीतर। घंटी बजी और ठेकेदारनी का ड्राइवर उसे मेरे फ्लैट की दहलीज पार करा के गायब हो गया। उसे यानी 10 से 11 साल के एक लड़के को। यह बीजी लाई है आपके लिए मुल्क से। और वह दरवाजे से फुट भर अंदर हकबकाया भौचक सा खड़ा था, साक्षात काक भुसुंडी। खास कर कानों और गले में खूब कसकर लपेटे सलेटी गुलूबंद की वजह से। उसके बाद नज़र एकदम सरक गई पाँवों की तरफ। इंच इंच भर फटी बिवाई, हिक एड़ी ही क्या, पूरे के पूरे पाँव दरक गई थी मिट्टी से खुरदुरे। बाकी की काया को गाढ़ी भूरी जर्सी जैसा कुछ ऊपर और पैंट पजामे नुमा कुछ नीचे, पूरे पैरों में बीचों बीच एकदम गुबरैले सा चेहरा। लेकिन वह अपनी काया, अपने हुलिये से पूरी तरह बेखबर वहाँ रहकर भी वहाँ नहीं था। पाँव फर्श पर भी मिट्टी के चूल्हे से जमे हुए थे। सिर्फ आंखें चारों ओर लटरुओं सी घूमती हुई दयार तलाशते, पंख फड़फड़ाते पाखी सी। और हाँ, इस हुलिये के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा लाल पीली भूरी गुलाबी चिंटियों की कलियों वाला एक थैला, जिसे वह कसकर भींचे हुए कंधे से लटकाए खड़ा था, वैसा ही बुत सरीखा। हाँ तो मैंने खखार कर आवाज़ को नरमाई में लपेटा। नाम क्या है तेरा? वह चुप अडोल, कहीं कोई स्पंदन नहीं। अरे नाम भाई, नाम पूछती हूँ तेरा। और भी दम सदी चुप्पी। सिर्फ उंगलियां थैले पर और भी ज्यादा कस गईं और होठ एक दूसरे से जुड़कर सिल गए। अरे गूंगा है क्या तू? मैं नरमाई की लपेट झाड़ती हुई झुंझलाई। मैं पूछती जा रही हूँ और तू बुत बना खड़ा है। यह भी कोई बात हुई? लेकिन बात कुछ नहीं हुई, सिवाय इसके कि लटरुओं से घूमती पुतलियां सीधम सीध जमीन पर आ गड़ी। अब तक मजमा जुटाया था मेरी हास्यास्पद स्थिति का नजारा लेने। सुसंस्कृत नियोजित परिवार के सारे सदस्य बेलौस अंग्रेजी में संवादों का आदान प्रदान कर रहे थे। छोड़ो भी, नहीं बताता ना सही। वैसे भी नाम से क्या काम, देखो काम। मालूम था हंसा उस पर नहीं मुझ पर जा रहा था। मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता। इस समय उस मखौल को तूल देना अपने लिए ही हानिकारक था। अरे वाह, इतना भी शऊर नहीं तो ऐसे उजबक का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? छोटे मियाँ सुभान अल्लाह और भला क्यों चूकते। मेरे ख्याल से तो इसे शिवाजी मैदान में खड़ा करा के टिकट लगा दिया जाए। क्यों पापा? मेरी बिफरती दृष्टि मनोज की तरफ उठी तो फौरन बेटे की प्रतिरक्षा पंक्ति में बड़े मियाँ अटटे। अरे भाई, अब ये सब लोग क्या जाने। आखिर ठेकेदारनी की आरजू मिन्नत करके सैकड़ों मील दूर से आपने उसे मंगवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही तो। इधर के नौकरों की खुदगर्जी और कमीनेपन से तो आप आजीज आ ही गई थी, तो अब भल मनसाहती और नेक नियति की खान से निकले इस सच्चे नगीने को सहेजिए। हर शब्द से विद्रूप की तीखी धार झड़ रही थी। मालूम था अपने ड्राइंग रूम में उसकी उपस्थिति मात्र सारे अभिजात को बेहद फूहड़ बनाए डाल रही थी। कोई उसके पास से फटकना तक नहीं चाह रहा था। हर कोई अपनी नाक पर एक काल्पनिक रुमाल रखे हुए सांस ले पा रहा था। अपना पक्ष बेहद कमजोर था, इसलिए सारे आक्षेपों की तरफ आंखें मूंद सिर्फ एक ही राग का स्वर विस्तार किए जा रही थी, अपने ही आप में तैश खाकर पैर पटकती सी। कमाल है। कहने का मतलब यह तो नहीं कि जो भी जाहिल जपट मिले उसे लाकर मेरे मत्थे मर दिया जाए। ठेकेदारनी को इतनी भी अक्ल नहीं थी कि। दरअसल ठेकेदारनी थोड़ी लेट पहुंची, तब तक तो अक्ल का ठेका तुम्हारे नाम अलॉट हो चुका था ना। परिहास अब बंद बारूद में पतीले का काम कर रहा था। मीता ने इसलिए हमेशा की तरह आकर जल्दी से मोर्चा संभाल लिया। मम्मी तुम पापा के कपड़े निकालो, मैं इसे हैंडल करती हूँ। हट आने के सिवा कोई दूसरा चारा भी न था, लेकिन यह हार जैसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आसपास से गुजरते मंडराते हुए भी कान मीता की आवाज पर लगे थे। इधर आ, चाय पी ले। भकुआई आंखें वापस पट्ट से जमीन पर। अरे
थैला पकड़े पकड़े कैसे चाय पिएगा? रख दे थैला। यहाँ नहीं, यहाँ से दिखाई देगा, उधर टेबल के पीछे। शाबाश, अब ये ले चाय। चाय के साथ क्या खाएगा? रोटी? पराठे हैं मेरे पास, मेरी माँ ने दिए हैं। स्वाभिमान से लहकता हुआ पहला बोल फूटा, जैसे कोई ऐलान हुआ हो। जो जहां था वहीं चौंक कर ठमक सा गया। वाह रे गुरूर! विस्मय से मुक्ति पा मैं धीमे से बुदबुदाई, शुक्र है खुदा का, कम से कम गूंगा तो नहीं। उधर मीता निहाल हो कामयाबी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रही थी। वाह, वेरी गुड, तो निकाल ले पराठे थैले से। चाय की सुड़प सुड़प के आवाज के बीच मीता उससे बातों के बीच एक आध बार और हंसी, तो मैंने लगभग चिल्लाकर कहा, मीता, उससे पहले नहाने को बोल, सारे घर में बुसी बुसी सी गंध हो गई। लेकिन मीता ही क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? कहीं मैं खुद इस अदने जंगली से लड़के से हारी, आतंकित सी तो नहीं महसूस कर रही हूं? हरगिज नहीं। तो फिर कब तक टकराती रहूंगी? नहीं, अभी इसी वक्त। सुनता है तो ठीक, वरना इसी दम थैले सहित निकालकर बाहर करती हूं। इस तरह भरपूर साहस शक्ति जुटा एक बादामी साबुन की टिक्की लिए ठीक उसके सामने जा खड़ी हुई। आश्चर्य! ठीक सामने होते ही फिर से अंदर कुछ डगमगाया और आवाज का पिच आप से आप नीचे जाकर ठहर सा गया। मैं दोबारा खांसकर बोल नहीं, मिन्नत सी कर रही थी। ये ले साबुन, जाकर नहा ले। कपड़े हैं ना तेरे पास? मेरी पूछी गई बात का बगैर कोई जवाब दिए वह उल्टे दो टूक लहजे में पूछता है, ये पूरी टिक्की मेरी है? हाँ हाँ, पूरी। मैं सगर्व बोली और अपने लड़खड़ाते साहस की थिगलियां चट से सहेजे आपे में आ गई। थैले में अभी पहनने के कपड़े हैं? है ना, सलूका जर्सी, मेरी माँ ने मड़वा कर दिए। उसने थैला उल्टा तो गुड़मुड़े कपड़ों के साथ मुसमुसी गंध का एक भभका सा उठा, लेकिन उसकी दृष्टि ने मुझे नाक पर रुमाल रखने से रोक दिया। ठीक है, फिर अभी पहन ले नहाकर, बाद में हम तुझे और कपड़े सिला देंगे। थोड़ी देर में नहा धोकर निचुड़े गीले कपड़ों और बालों से पानी टपकाता खड़ा था वह। अरे पहले पानी तो पोंछ बालों से। ये ले तौलिया। एक फटी सी तौलिया रैक से उतारकर जल्दी से बढ़ा दी। ये भी मेरी? अंदर गुस्से का भभका सा उठा। वाह, आने के साथ ही अपनी चीजें हथियाने सहेजने के मंसूबे शुरू हो गए। लेकिन जाने क्यों अभी तक मुंह से बाहर आने से पहले ही आवाज संभलकर नरमा जा रही थी। हाँ हाँ, और ये ले, ये कंघी भी तेरी। आंखों की बीर बहुटियां चमकी। वह कंघी के लाल पारदर्शी प्लास्टिक को चमत्कृत भाव से देख रहा था। मैंने मनोज को आवाज दी कि इसे पीछे की बालकनी दिखा दे, जहां ये अपने कपड़े भी फैला सके और उठ बैठ भी सके। लौटकर मनोज बड़बड़ाया। ड्राइंग रूम की कारपेट पर चमाचम पैर रखता चला गया। इतनी भी तमीज नहीं कि किनारे से जाए, इडियट। सो तो है ही पूरा जंगली। अभी इसके साथ काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी। मैंने जैसे अपना अपराध स्वीकारा। दूध की बोतलें लिए सेवंती आई तो उसे देखते ही थपोड़ी मार के खिलखिलाई। ओए होए, ये कावड़ा किधर से लाया भाई? मुलुक से है? नाव का है तुझा? अभी मरा हट्टी नहीं समझेगा तेरी। आश्चर्य! उसके सामने मिनमिन करती मैं शेवंती को देखते ही बिफर पड़ी। और अभी काम भी नहीं जानता, इसलिए इसे देखते ही छुट्टी मारने का जुगाड़ बिठाना शुरू मत कर दे तू। अपनी झेप को खिसियानी हंसी में समेटती शेवंती चली गई। मम्मी, फोन। ठेकेदारनी ही थी। हेलो जी, वो लड़का देवा पहुंचा क्या? हाँ हाँ, वही। सुब्बे ड्राइवर को मैंने ही रुकने को मना किया था। गुप्ता जी को साइट पर पहुंचाने की जल्दी रहती है ना। इन ड्राइवरों को तो बहाना चाहिए मटर गश्ती के लिए।
दूसरे, आज काम भी 1000। तड़के सुबह ही तो पहुंचे भरतपुर से। आपने इतना कह रखा था तो मैंने सोचा चाहे जैसे भी हो बिना लिए जाऊंगी नहीं। बड़ी मुश्किल से पटाया इसकी माँ को। अभी नया नया इतने बड़े शहर में आया है, थोड़े दिन तो लगेंगे ही आदमी बनने में, और अभी काम भी कुछ नहीं जानता। लेकिन जरा बहला फुसला कर रखेंगी तो थोड़े दिनों में बहुत सहारा हो जाएगा। है भी अक्ल का दुरस्त, सिर्फ जरा उद्दंड और बतूना। पिक्चरबाज भी हो रहा था संग साथ के लड़कों में। सच पूछिए तो इसी से इसकी माँ ने और भेज दिया कि वहाँ से हटकर शायद सुधर जाए। मैंने पुचारा भी खूब दिया कि बड़े सेठ के पास ले जा रही हूँ, जिंदगी बन जाएगी इसकी। नहीं तो गरीब होने पर भी औलाद को आंखों की ओट से करने को तैयार नहीं हो रही थी इसकी माँ। और फिर आजकल तो रुपए पैसे का लालच भी ज़्यादा नहीं चलता। 10-5 रुपए तो इनकी ईंट गारे ढोने की मजूरी हो गई है। इसी सब से तो ये लोग और सिर चढ़ गए हैं, क्या कहा जाए। अच्छा जी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और सिर्फ बहला फुसला कर नहीं, थोड़ा डरा धमका कर भी। और मेरी जली भुनी ओके सुनने से पहले ही ठेकेदारनी ने रिसीवर खट से वापस बिठा दिया। एहसान, हिदायतों और सीखों से भरपूर टोकरा मेरे सिर पर औंधाते हुए। एहसान? एक कलूटे उद्दंड पिक्चरबाज और जंगली लड़के को मेरे सिर मड़ देने का एहसान? मम्मी, मीता तैयार होकर आ रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। काम कुछ भी कायदे से नहीं हो पाया था आज। शेवंती भी मेरी लताड़ की कसर बर्तनों पर निकाल यहाँ वहाँ धुओं की तरह ढेरी लगा निकल गई थी। पीछे की बालकनी से उसे पुकारा, ओए। याद आया, ठेकेदारनी ने बताया था। देवा, इधर आ जरा किचन में। वह आया। रोटी बेलनी आती है तुझे? जरा बेल तो। मैं उसी हड़बड़ी में बोली। उसे शायद याद आया, अभी अभी मैंने ही उसे साबुन की एक पूरी बादामी टिक्की, एक फटा तौलिया और एक टूटे दांतों वाली प्लास्टिक की लाल कंघी दी है। इस एहसान के एवज में उसने हामी भरी। मैंने चकला खिसका दिया और आधे मिनट के अंदर अंदर उसने आटे की लोई चकले पर खींच खींच 7 महाद्वीप के नक्शे चिपका दिए। उफ, बस कर, छोड़। ऐसा कर, तू सिर्फ लोई बना। उसने आधे पाव के करीब गुथा आटा हाथों में ले एक बड़ा सा लोंदा बनाया। यह लोई है? इतनी बड़ी रोटी बनती है कहीं? मैं संभालते संभालते भी जल्ला पड़ी। मरती तो है, मेरी माँ मढ़ाती है। वही निश्चयात्मक गुरूर भरी लहक और एक स्थिर टिका हुआ निष्कंप स्वर। अस्थिर तो मैं हुई। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इतनी बड़ी रोटी नहीं खाते। ऐसी छोटी छोटी लोई बना, देख, ऐसे। उसके चेहरे पर ऐसा भाव झलका जैसे मैंने अपनी गलती मान ली। इससे वह प्रसन्न है। मुझे खुद अपने लहजे की नरमाई पर लगातार ताज्जुब और खींच सी आती जा रही थी। अभी ही थोड़ी देर के अंदर एक एक कर सब लोग आ जाएंगे ना। उन्हें टाइम से खाना नहीं मिला तो सारे दिन भूखे रह जाएंगे। आश्चर्य! इस वाक्य ने जादू का सा काम किया। वह सर पर दोनों हाथों से गोल गोल लोइयां बनाने में जुट गया, जैसे अपने आप को काम में जुट जाने के लिए ललकार रहा हो, फुसला रहा हो कि समझ लो ये आटा नहीं मिट्टी का लौंदा है और यह लोइयां नहीं खिलौने के लड्डू बनाने हैं। 1 2 3 10। मीता खाना मांगने आई तो वह मुझसे बोला, इन्हें मैं क्या बुलाऊं? दीदी बुलाना। वह खुश लगा। और उन्हें, आपके लड़के को? भाई साहब ना? हाँ, ठीक। लेकिन ये तू सारे आटे की कितनी ढेर सारी लोइयां बनाता जा रहा है। बस, अब नहीं चाहिए, हाथ धो। लेकिन उसे अब तक खासा मजा आने लगा था, सचमुच लड्डू बनाने जैसा ही। सो मेरे कहने के बावजूद उसी तरह आटा निकाल कर गोल गोल घुमाता रहा, तेज और तेज। अरे कहा ना, अब नहीं चाहिए। अब मैं खीजी
तो वह चौंका। मैं भी थोड़ी संतुष्ट सी थी अपने लहजे पर। जा छोड़, सबको पानी दे फटाफट। वह अचकचाकर हाथ धोने लगा, धोता धोता मुझे भांपता जांचता सा भी। तब तक मीना ने उठकर ओके मम्मी कहा तो उसका ध्यान बटा। हाथ धोना छोड़ एकदम मीता के पास पहुंचकर बोला, दीदी आप वापस कब आओगी? जैसे वह उसकी कोई अलग की सगी अपनी है। मैं? ओ, मीता का हमेशा हंसते रहना ही शायद उसे सबसे ज्यादा भाता लगा। मैं शाम को वापस लौटूंगी। मीता फिर हंसी। और ये भाई साहब? ये भी ओके। मीता दरवाजे तक पहुंची तो मैं भी किचन से बाहर आती हुई बोली, चल इसी के साथ तू पहले दरवाज़ा खोलना बंद करना सीख ले। देख ऐसे, इतनी जोर से, भाड़ की आवाज़ के साथ नहीं, ऐसे तो लैच ही टूट जाएगी। सीख गया तो उसे यह काम भी मज़ेदार लगा। अब दसियों बार बिना बात दरवाज़ा खोलता बंद करता रहा। फिर बड़ी झुंझलाहट, खीज। दोपहर होते न होते मैं थकान से चूर हो रही थी और दिनों से कहीं ज़्यादा। एक एक चीज़ बताना सिखाना, टोकना रोकना, ऊपर से और दिनों से भी ज़्यादा रोटियां थोपनी पड़ी थी। उसका बिखेरा आटा समेटना पड़ा था। शरीर से ज़्यादा शायद मन की झुंझलाहट और खीज। मौका मिलते ही उससे पिंड छुड़ाती हुई बोली, अच्छा जा, अब मैं ज़रा आराम करूँगी। तू वहाँ पीछे वाली बालकनी पर जहाँ थैला रखा है ना अपना, वहीं बैठ, बाहर सड़क देख, नहीं तो सो जा, पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, समझा? वह बगैर हाँ ना किए या चेहरे पर कोई भाव लाए चुपचाप हट गया। टला तो जैसे चैन की सांस ली। सुबह का अखबार उठाया और बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन दिमाग लगातार उठक बैठक करता रहा। यह कहाँ का मूजी पल्ले पड़ा। अभी तो महीनों इसे आदमी बनाने में खप जाएंगे। भेजा अलग, कह दूंगी साफ साफ ठेकेदारनी से, अगले कुछ महीनों हम इसे कुछ भी तनख्वाह के नाम पर देने वाले नहीं। खुराकी देंगे वही क्या कम। जब तक सीखेगा नहीं, उल्टे मुझे उसे बनाकर खिलाना पड़ेगा। झाड़ू चौका तो सब शेवंती करती ही है, मुझे तो किचन के लिए चाहिए था, जिसके लिए थोड़ा अंदाज, अक्ल और करीना चाहिए, और इसके पास इसमें से कुछ भी नहीं। छोड़ो यह सब। सबसे पहले जो बात साफ करनी है वह यह है कि पैसा एक नहीं, खाना दूंगी मुफ्त में, वही क्या कम। थोड़ा चैन पड़ा इस विचार से तो नींद आ गई। दरवाजे की घंटी के साथ आंखें खुली। थोड़ा इंतजार किया, सिखा तो दिया है सुबह, लेकिन उठकर खोलने का सलीका हो तब तो। छी, इतना भी नहीं। दूसरी बार घंटी बजी तो खुद ही उठकर खोलना पड़ा। मालूम था मीता है। अंदर कदम रखते ही हंसी। कहाँ है वो तुम्हारा पेटू? खर्राटे भर रहा होगा उधर बालकोनी में, और क्या। अच्छा बेवकूफ़ बनाया मुझे ठेकेदारनी की बच्ची ने। एक दो दिन देखकर मैं तो इस जंगली को वापस उसके मत्थे मर जाऊंगी। बस बस छोड़ो भी, चलो हम चाय पीते हैं। अरे वाह, मैं तड़की, तो क्या चाय भी नहीं बनाएगा? छोड़ो, सिखाने भर में तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मैं बनाती हूँ। और फिर शायद पहली बार इतने लंबे सफ़र से आ रहा है, थका भी होगा। बढ़ती उम्र के एवज में मीता की समझदारी मुझे संभाल गई। अपने ब्लड प्रेशर को लेकर उसकी चिंता थी। चाय की एक दो ही चुस्कियां ली होंगी कि अचानक हल्की री री की आवाज़ कान में पड़ी। कुछ होगा सड़क पर। सोचकर ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ तेज होती ही गई, इतनी कि प्याले की चाय खत्म करनी मुश्किल हो गई। तब तक तो खूब तेज हुमस हुमस कर बिलखती आवाज़। किसी तरह आखिरी घूंट गटक कर बालकोनी तक दौड़े आए तो धक, आवाज़। नींद से जगा हुआ, चारों तरफ की अजनबियत को घूरता, डरा दहसा, डभर डभर रोए जा रहा था। सांवली गुबरैली काया डोंगी सी हिचकोले ले रही थी। हर हिचकी के साथ मटमैली आंखों से बहते नाले परनाले गाल और ठोड़ी तक तरबतर।
एक निश्चित दूरी पर खड़े मैं और मीता एक दूसरे को हकबके से देखते रहे, उलझन उधेड़बुन में उलझे से। कुल 9-10 घंटों के आधे परिचित आधे अजनबी इस लड़के को आगे बढ़कर किस तरह समझाया जाए। किसी तरह कोशिश शुरू भी की तो पहले शब्द के साथ ही उसकी हिचकियां और तेज हो गईं। 2-4 सुने सुनाए शब्दों की बेगारी और की गई तथा उसके बाद वितृष्णा और झल्लाहट का एक रेला सा आया। छोड़ दे इसे मीता, रोने दे, देखें आखिर कब तक रोता है। मीता ने सहमी आंखों से मुझे देखा और धीमे धीमे हट गई। वही हुआ, रोते रोते हिचकते हिचकते कई बार सांसें उखड़ी, पस्त हुई और अंत में जैसे शक्ति चूकती सी लगी। आवाज़ बहुत धीमी री री में तब्दील होते होते फंसकर सूख सी गई। हाँ, हिचकियों से अभी तक पूरी पीठ रह रह कर हिलक उठती थी, फिर वह भी बंद, हार कर हथियार डाल दिए गए हों जैसे। अब चुप भयातुर सा बैठा हुआ चारों तरफ घूरे जा रहा था। एक सहमी बेहद डरी हुई सी चेतन बैठने लगी थी। कहाँ है वह, कहाँ, किन अजनबियों से घिरा, अपना घर, घर के लोग किधर हैं सब, कहाँ छूट गए, क्या करे वह, भाग कर वहाँ कैसे घर पहुँच जाए। लाचार बेजान और डर की जगह अब एक दहशत जैसे चारों तरफ से सुन्न करने लगी। छुटपुटा छिटने लगा। मैं विचित्र सी उद्विग्न किचन में आई, फ्रिज से सब्जियां निकाल नल की धार से धोने लगी कि अचानक पीछे खटका सा। पलट कर देखा तो अपना थैला उठाए वह सुबह जैसा ही निष्पंद काट सा खड़ा है, चेहरे पर असंख्य सूखी धारों के निशान। मैं अपने घर जाऊंगा, एक धूसर ठसी चुनौती सी। आवाज में दयनीयता या गिड़गिड़ाहट का नामो निशान नहीं। कुछ देर पहले थोड़ा पसीजा रुंधा सा मन वापस सब कुछ झटक कर उखड़ गया। तो जा, एक पथरीली ठोकर मारकर मैं वापस सब्जियों पर जुट गई, अंदर अंदर बुरी तरह उत्तेजित होते हुए भी, जैसे वह इन 2 शब्दों की खोखली निरर्थकता अच्छी तरह समझता हो। अपने एक शब्द पर जोर देता हुआ, उन्हें मजाक से परे करता हुआ वह फिर से दोहरा रहा था, मुझे मेरे घर भेज दो। अनिश्चय अभी भी नहीं, पिंजड़े के शेर की तरह, लेकिन था तो शेर पिंजड़े में, मेरे पिंजड़े में। अपमानित, लाचार, मेरी जीत प्रमाणित थी अब। उस दंभ से अगराई में बड़ी कृपापूर्वक बोली, ठीक है, भेज दूंगी तुझे, लेकिन अभी इस वक्त कैसे और किसके साथ, कुछ सोचा तूने? इस तरह इतनी दूर तुरत फुरत जाने का इंतजाम हो सकता है क्या? कौन ले जाएगा तुझे? बोल, इसलिए ठहर जा, मैं खुद ठेकेदारनी से कह दूंगी, जैसे ही कोई तेरे गांव वाला जाने वाला मिलेगा तुझे उसके साथ भिजवा दूंगी, बस। वह समझता सा लगा तो मैंने फौरन सख्ती से जोड़ा, लेकिन इस तरह चीख चीख कर रोने से हमारी बेइज्जती होती है। अगल बगल वाले समझेंगे हम तुझे कहीं से उठा के लाए हैं और तुझे मार पीट कर सता रहे हैं। तेरे फेर में तो हमारी खासी बेइज्जती हो गई ना। वह सिर न हिलाते हुए भी जैसे मेरे शब्द को सही सही समझने की कोशिश में लगा था। तो अब जा, थैला रख दे पीछे की बालकनी में और आकर मुंह हाथ धो, मैं तुझे चाय देती हूँ, जा झटपट। चला गया तो मैं कुड़कर भुनभुना ली, वाह ये अच्छी रही, पूरे 50 रुपये किराए के लगाकर इसे मंगवाने के यूं ही भाड़ में झोंक दूं, ऊपर से इसे वापस करने के अलग। हरगिज नहीं, पूरा घर मेरे इस प्रयोग का जी भर के माखौल उड़ाएगा। उड़ाएगा क्या, उड़ा रहा है। मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं, देखती हूँ कुछ और तरीके आजमा कर। आ गया, शाबाश, ले चाय पी ले, चीनी कम लगे तो और ले ले, रोटी भी दूं क्या? झेप और संकोच से झुका सिर हाँ में हिल गया। रोटी के साथ सब्जी भी दूं? उसने ना में मुंडी हिलाई। मैंने खुश होकर इसरार किया, अरे तो रूखी रोटी खाएगा ना, मिर्ची के साथ। उसने मेरा लाड़ इसरार एक किनारे रखते हुए सपाट जवाब दिया, सिर्फ मिर्ची से। और तुरंत दिमाग के अंदरूनी तहों की आवाजें फुसफुसाईं,
फायदे वाला पहलू तो तू हमेशा नज़रअंदाज कर जाती है बेवकूफ़। सोच जरा, सिर्फ मिर्ची रोटी की खुराक, यानी शहरी छोकरों के पुलाव, बिरयानी और देशी घी चुपड़ी रोटियों वाले बराबरी के दावों से पूरी तरह बेखबर। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार और कंफर्म कर लिया जाए। सब्जी अच्छी नहीं लगती तुझे? ना, बस हम मिर्ची से ही खाते हैं। पूरी तसल्ली। अब टिकोरा देने में हर्ज नहीं। अरे वाह, लेकिन तीखा नहीं लगता? ना, उसने सगर्व कहा। मैं तो शुरू से ही खाता हूँ, जब इतना सा था, अपनी माँ के घुटनों जितना। हमारे भाजी नहीं पकती तो हम शुरू से मिर्ची खाते हैं। मेरी छोटी बाई भी, वो भी खूब खाती है। लेकिन मुझे अभिभूत होते न देख शायद उसे निराशा हुई। बाई, आप समझते हो ना? नहीं ना बाई, मैं अपनी छोटी बहन को कहता हूँ, इतनी जरा सी तो है वो भी खाती है मिर्ची रोटी। तत्ता तत्ता सीसी बोलती जाएगी, रोटी पे मिर्ची गिरती जाएगी। तत्ता, आप समझते हो? तीखा। वो तोती है ना, तोतली बोलती है मेरी छोटी बाई। वाह, वेरी गुड, मैंने पिंड छुड़ाने की गरज से कहा। लेकिन उधर छोटी बाई का नक्शिक वर्णन चालू हो गया। मेरी बाई देखने में तो छोटी है, लेकिन है बहुत शाणी। शाणी आप समझते हो? चालाक, बहुत चालाक है वो। बताऊं कैसे? मेरी माँ के माथे की चकमक टिकली उखाड़ के अपने माथे पे धर लेगी और माँ की लुगड़ी लपेट कर लाल लड़ाएगी। मैं कितना भी उसे छिपा कर बाहर निकलना चाहूँगा, वो फौरन समझ जाएगी और अपने इतने छोटे छोटे हाथ फैला के मेरे कन्ने चढ़ जावेगी और बाहर ले चलने की जिद मचाएगी। फिर मुझे छोड़ेगी थोड़ी। जब मैं यहाँ आ रहा था तब वो सोती थी, नहीं तो आप क्या समझते हो वो मुझे आने थोड़े देती? कभी नहीं। और अभी तो वो रोती जरूर होएगी मेरे बिना। चाय रोटी खत्म हो चुकी थी। हाथ धोकर वह अकेला खड़ा खड़ा थोड़ी देर बोलता रहा। मेरे पास न सुनने का वक्त था न उसे चुप कराने का। अचानक जैसे उसे याद आया, मैं आपकी रोटी मढ़वा दूं? मैं विद्रूपता से हंसी। तुझे मारनी आती तो क्या बात थी? जैसे उस पर कोई आरोप लगा हो। हमारे यहाँ लुगाइयाँ रोटी मारती हैं, मर्द नहीं। हमारी रोटी में इतना टाइम भी नहीं लगता। मेरी माँ तो जल्दी मढ़ा लेती है ये डब्बल खरी खरी रोटियाँ। वो तो कटरे से छोटी बाई को लिए लिए ही लकड़ियाँ भी बीन लाती है। फिर भी मैं जब बाई को खिलाता फुसलाता हूँ तो चट से चूल्हे में लकड़ियाँ जोड़ रोटी तैयार कर देती है। हमारे ऐसी गैस नहीं होती, चूल्हे पे मढ़ाती है मेरी माँ रोटियाँ। चूल्हा आप समझते हो? हाँ जानती हूँ, लेकिन गैस तू कैसे जानता है? जानता हूँ, इन ठेकेदारनी की माँ के घर में देखी है। मैं तो एक और गैस भी जानता हूँ। हमारे यहाँ बारातों में भी सिर पे गैस के हंडे लेकर चलते हैं। मैं, भैरों, कांड़िया, उसकी माँ सब लेके चलते हैं शादियों में। तू ढो लेता है? वो तो बहुत भारी होता है। फिर क्या, मेरी माँ तो एक बार चक्कर खा के गिरने वाली थी, तब मैंने ही तो उसके सिर का हंडा अपने सिर ढोया। और तेरा वाला? तब माँ मुझे नहीं ढोने देती थी। मैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ और लुगड़े लेकर पुलाव और रसगुल्ले इकट्ठे करने गया था, लेकिन मेरी माँ के चक्कर आया तो झट से उसे संभाल के हंडा भी ढोया और पूरी मजूरी भी ली सेठ के गुमास्तों से। घना चालाक था वो, आधी मजूरी देता था। मैं चिल्लाया बहुत जोर से कि पूरी दे, नहीं तो चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लूँगा। तो वो डर गया। सगर्व हंसा था वह। और रसगुल्ले पुलाव? मैं चमत्कृत सा अनुभव कर रही थी। वो तो हम सब शादियों में इकट्ठा करते हैं, खूब खूब पत्तलों से भी और अलग से भी। कित्तों कित्तों से जा जाकर मांग लाते हैं। अब इतने बड़े जमा खाने में उन्हें क्या याद रहता है कौन गैस बत्ती वाला ले गया कौन नहीं। पर तुम लोग इतना खा पाते हो? हाँ,
शादियों में तो हम सिर्फ रसगुल्ले खाते हैं, 10-10, 15-15 तक। पुलाव तो सुखा भी लेंगे, पर रसगुल्ले जितने बन पड़े खाते जाते हैं। बहुत मज़ा करते हैं हम। लेकिन उन लोगों का कितना नुकसान भी तो करते हो तुम लोग। नुकसान उनका? अरे बहुत हरामी होते हैं वे गुमाश्ते नौकर। आप जानते हो, वो हंडे हंडे पिलाओ रसगुल्ले दूसरे दिन बासा करके कुत्तों सूअरों के आगे डाल देते हैं, और मिनक मांगे तो दूर दूर करेंगे। उनके सेठों को कुछ खबर नहीं होती। घने पैसे वाले होते हैं ये सेठ। मुहरों के पासे डालते हैं ये लोग, और किरोड़ों का सट्टा खेलते हैं। सट्टा आप जानते हो? नहीं, वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। एकदम से फनफना उठी मैं। लेकिन तू यह बता, तू जानता है यहाँ क्यों आया है? एक धक्का लगने पर भी पूरे जीवट से संभलते संभलते बोला। ठेकेदारनी ने मेरी माँ को बोला, मुंबई में घने सेठ रहते हैं, इसे मेरे साथ घूमने को भेज दे। सोई मेरी माँ ने भेज दिया। मैंने चौंक कर देखा। बचाव की इतनी जबरदस्त कोशिश। किसे बचाने के लिए? खुद को या अपनी माँ को? अंदर एक हुक और एक विद्रूप दोनों छलका। अच्छा, तो तू समझता है तू यहाँ मुंबई घूमने ही आया है? गरम रेत का एक तूफान अंधर सा उठा उसकी आंखों में, जैसे उसे चारों तरफ से शिकंजों में कसकर कोई बहुत निर्मम सच कबुलवाया जा रहा हो। आंखें उसी तरह जमीन पर गाड़ कर बोला, नहीं, समझता हूँ, सब समझता हूँ। मैं भी समझ गई हूँ कुछ कुछ कि कैसे इस गुबरेले से काम निकालना है। बस उसे बतरची छलांगे लगाने की पूरी छूट दे दो और बहला फुसला कर काम करवाते जाओ। बीच बीच में पूछ लो कि भूख लगी हो तो मिर्ची रोटी खा ले थोड़ी और मिर्ची बुरक ले। सफल हो रहा मेरा अभियान या शरीफ किस्म की साजिश। लेकिन अब घर में हो रही मिर्चों की खपत पर अंकुश लगाना ही होगा, क्योंकि उसने बकायदे खुश खुश हरी मिर्चें तेल में छौंक कर उस पर मसाले बुरकने शुरू कर दिए हैं। और वही तेल में छौंकी मिर्ची वह हर रोटी के साथ चमचे भर। मैं इसे बेवकूफ़ बना रही हूँ या यह छोकरा मुझे? तुझसे मना किया था ना, इतनी मिर्च मत खाया कर, नुकसान करती है ज़्यादा मिर्चें। समझता नहीं तू? समझता हूँ, वह बड़ी बुजुर्गियत से सिर हिलाकर कहता है। फिर इसमें तेल मसाले भी लगते हैं ना आपके, इसलिए। मिर्च की झार किसी तेजी से मैं किचन से बाहर आ जाती हूँ, लेकिन कह कुछ नहीं सकती थी। हिसाब किताब लगाने बैठूं तो मिर्चें फिर भी मटर टमाटर से सस्ती ही पड़ेंगी। अच्छा, खा चुका हो तो इधर आ, सूखे कपड़े उतार कर तह लगा दे। मिर्ची खाकर उसे फुर्ती आती है। सिसकता हुआ सूखे कपड़ों का बोझ लाकर पलंग पर डाल देता है, और कपड़ों के ढेर में से सबसे ऊपर मेरी दुगुम्बी भूरी साड़ी की तह लगाते लगाते वह उसे एकदम गठरी सी में तब्दील कर देता है। मैं झिड़कती हूँ, अरे ये क्या, साड़ी की गठरी बना रहा है? ऐसे तह लगाते हैं? नहीं, मैं तो मटियाला तीतर बना रहा हूँ। मटियाला तीतर जानते हो आप? नहीं ना? बिल्कुल आपकी इस साड़ी सरीखा रंग होता है। वो जंगल बागानों में जब जमीन पर चलता है तो आप पता थोड़ी पा सकते हो कि मटियाला तीतर कहाँ पे है। लेकिन हम तो भाई रोज देखते हैं, फट से पत्थर फेंक कर शिकार कर लेते हैं। एक बार मैंने पत्थर मारा यूं छुपकर, लेकिन बहुत चौकन्ना था वो तीतर। फौरन फड़फड़ा के जोर से उड़ा और अपनी माँ के पंखों में जा छुपा। मैं हंसी। तुझे कैसे मालूम कि वो उसकी माँ थी? कैसे नहीं मालूम? और कौन उसे अपने पंखों में छुपाता झप्प से? आप बोलो तो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वापस तह भी तो लगाता चल। 2-4 कपड़े ठीक ठाक तह लगे ही थे कि अचानक मनोज की सफेद सितारों वाली नीली शर्ट दिख गई। बस फिर क्या, जंगली पहाड़ियों के बीच से झरने फूट पड़े हों। ओहो, ये तो मेरी बड्डी लीली पतंग मिल गई। पतंग समझते हो आप?
हमारे यहाँ नरे आसमान में उड़ती हैं, चांददार, बेलदार, कलीदार, उस आसमानी चेहरे के बीचों बीच चमकती आंखें, पतंगों में चिपके चांद तारों सी। तो ये मेरी चांददार पतंग उड़ी है। यू, उसने मनोज की शर्ट उछाल दी। मैं ऐसी अपनी बड्डी लीली पतंग बोरी के नीचे ढांप के आया हूँ, चांद तारों वाली। डांट के तो आया हूँ चंद्रे को कि खबरदार, जो मेरी पतंग छुई होगी मैं मुंबई घूम के वापस आऊँगा तो उड़ाऊँगा। खैर, उड़ाएगा तो वो वैसे भी नहीं। आप पूछोगे क्यों? तो उसे उड़ाना आता ही कहाँ है इतना ऊपर, छोटा है ना मुझसे चानू, माँ के घुटनों से थोड़ा ऊंचा। वैसे नाम तो उसका चंदन है, लेकिन सब उसे लाड़ से चानू, चाणिया, चन्नी कहते हैं। लाड़ का नाम समझते हो आप? हमारे में सब लाड़ के नाम से बुलाते हैं, और लाड़ के नाम कोई एक दो होते हैं? अरे भोतेरे होते हैं, भोतेरे। एक दो जैसी कोई गिनती नहीं, जितने। मेरी माँ भी मुझे उतने ही नामों से बुलाती है। बताऊं? चिहुक सी जाती हूं मैं, जैसे चुन्नटदार घरारे वाली इसकी माँ लाड़ के अनंत नामों से इसे पुचकारती बदहवास चली आ रही है। नहीं खींचना है इसे, जल्दी से जल्दी पास न जाने पाए। लाड़ से लबालब इस पारावार के। तू तो पतंग की तरह कर रहा था ना? हाँ हाँ, वह भटक कर लौटता है जैसे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चाड़िया ऊंचा थोड़े उड़ा सकेगा, उसके हाथ भी कितने छोटे छोटे हैं। मैं पतंग में काड़ा बांधता हूँ तो पकड़ता है, बस। उड़ाता तो मैं हूँ। और जब गोता खिला के दूसरी पतंग काटता हूँ तो वह खूब जोर से ताली बजाकर नाचता है। हरी हारी की बोई, चांद सितारे की बोई, काणिया रे, कट गई तेरी रंग रंगेली बेलदारी। आपके मुंबई में पतंग नहीं उड़ती क्या? हमारे यहाँ तो निरी उड़ती है, हरी, दुरंगी, तिरंगी, नरे आसमान में। ओए, मैं भी कैसा बौड़ा हूँ भैया, मुंबई में आसमान ही नहीं दिखता तो पतंगे कहाँ से उड़ेंगी? आपके कमरे की खिड़की से इतना सा ही तो आसमान दिखता है, अब उसमें पतंगे क्या उड़ेंगी? गोता खा के गिरने जाएंगी, है कि नहीं? अच्छा, गोता खाना क्या होता है समझते हो आप? जैसे बालक लोग धूल मिट्टी में कलामंडी खाते हैं ना, वैसे ही पतंग आसमान में। कलामंडी समझते हो आप? मैं खा के दिखाऊं? शट अप मम्मी प्लीज। मनोज अपने कमरे से निकलकर अंग्रेजी में झल्लाता है। पूरे आधे घंटे से इसका टेप चालू है, आप इसे चुप नहीं करा सकती थी? मैं इंतजार करता रहा कि अब चुप होता है, पर बस आगे शब्द ना बोलने पाए आपका पालतू। वह उल्टे पैरों वापस लौट गया है। मनोज भाई साहब मेरे ऊपर बहुत नाराज हो रहे थे ना? नहीं, नहीं हो रहे थे। मैं क्या समझता नहीं, तभी तो अंग्रेजी में बोल रहे थे। हाँ हाँ, तू अंग्रेजी फारसी सब कुछ पढ़ा है ना, जो समझेगा। अपमानित सी आंखों में फिर वही चुनौती। पढ़ा नहीं हूं तो क्या, लेकिन समझता तो सब हूं। बताऊं वो क्या कह रहे थे? इसे चुप करो जल्दी। ठीक है, जब समझता है तो झटपट चुप हो जा, मैंने झेप कर कहा, और लम्हे भर को सोचने लगी, इसे किधर किस काम में लगाऊं कि थोड़ी देर शांति रहे घर में। हाँ ठीक, सुन इधर आ, ये ब्रासों की शीशी और कपड़ा ले, और खूब रगड़ रगड़ कर जरा पॉलिश तो मार इन स्टैच्यू पर। स्टैचू क्या? अरे मूरत मूरत, ये इधर पीतल की मूर्तें रखी हैं ना, इन पर। लेकिन खबरदार, जरा नहीं आवाज आनी चाहिए। देखूं कितना बढ़िया चमकाता है तू। बहुत देर तक आवाज सचमुच नहीं आई, लेकिन जब लौट के देखा तो एक बड़ी पीतल की स्टैचू को कोहनी के सहारे कमर से लगा मटकता मटकता घूमता हुआ इधर से उधर पुचकारता फिर रहा था। अरे ये क्या कर रहा है? मैं भी फ्री। अपनी छोटी बाई को बाहर डुलाने ले जा रहा हूं, कहकर वह पूरी अल्हड़ता से खी 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 हंसने लगा। इतनी सी तो है मेरी बाई, तोती बाई, चंदा, चंदा है उसका नाम, लेकिन सब लाड़ से बाई
बिचुड़ी गुजरी कहते हैं। जो कोई बुला ले चंदा भाई गुजरी तो कैसी किलकिल करती भागती आती है और यूं हाथों में मुंह छुपा के शर्माती है। लेकिन बहुत चालाक है वो। चालाक आप समझते हो? होशियार होशियार। अब तक सिर से पांव तक आग लग चुकी थी। पूरे गुस्से में आपे से बाहर होकर चीखी, शट अप! चालाक तो तू नंबर 1 का है। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर तू, समझा? एक काम कहो तो 10 तरह के चोंचले दिखाकर बरगलाने की कोशिश करता है। सोचता है सीधे साधे लोग हैं, आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ो और उन्हें बेवकूफ बनाते रहो। क्यों? नहीं तो क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं कि ये पीतल की मूरत है, तेरी बाई बीचूड़ी नहीं? वह सन्न फर्श पर मूरत से सटा बैठा रहा, आंखें जमीन पर गड़ाए। अब और ज्यादा मक्कड़ मत साध, उठा कर रख मूरत कोने के रैक पर और चल किचन में भाजी काट। कर चुका तू पॉलिश? मैं पैर पटक कर दोबारा चीखी। वह सिर झुकाकर किचन में आकर खड़ा हो गया। चाकू, बीन्स और ट्रे देकर एक कोने में बिठा दिया बतौर सजा के। इस तरह बारीक बारीक खूब बारीक काटना है। अचानक पलटी तो खून की धार के बीच उंगलियों को कस के दबाए अपराधी सा सन्न चुप खड़ा था। हे भगवान! मैं बदहवास घबराकर चीखी। कहाँ, कैसे हाथ कटा? दिखा। चल जल्दी बाथरूम में, इधर ला हाथ। डिटॉल, रुई, पट्टी, मलहम। बस पानी में हाथ मत डालना। जाने किस जन्म का बदला ठेकेदारनी ने मुझसे लिया जो यह बला मेरे गले में डाली। अच्छा घबरा मत, अभी दर्द कम हो जाएगा। हे भगवान, काफी काट लिया है। देखती हूँ यूं ही खून कम नहीं होता तो डॉक्टर के पास भेजती हूँ। लेकिन दर्द का अंदाज कोई लगा ही नहीं सकता था। आंखें वैसी ही मटियाली जमीन में धसी सी, होठ एक दूसरे से भींचे, लेकिन कहीं आवाक और भौचक भी, अपराध बोध के साथ। सिर्फ आखिर में एक बार वह दृष्टि उठी मेरी तरफ, मुझ में जाने क्या टटोलने तलाशने, और फिर वापस। उफ, कैसी है दृष्टि जिस पर न दया दिखाई जा सकती है, न गुस्सा कर फटकारा जा सकता है, न एहसान का बोझ ही डाला जा सकता है। एक तरफ से सारे हथियारों को भोथरा करती हुई। हथियार तो मैंने डाल दिए उसके सामने। कुछ इस तरह उसे पास बुलाकर बोली थी, देबू देख, एक बात तू अच्छी तरह समझ ले, रखने वाली तो मैं तुझे हरगिज नहीं। तू, तेरी माँ या ठेकेदारनी चाहेंगी तो भी मैं तुझे रखूंगी नहीं, क्योंकि मेरे घर का काम तू सीख समझ सकता ही नहीं है। मुझे तो सीखे समझदार बड़े लड़के की ज़रूरत है। रही अब तुझे भेजने की बात, तो अकेले तो तू जा ना पाएगा, न मैं तुझे भेजूंगी ही सैकड़ों मील दूर। तो इससे अच्छा है जब तक तुझे रहना है कायदे से रह, समझदारी से रह, समझा? जैसे ही कोई तेरे देश जाने वाला मिलेगा तुझे उसके साथ कर दूंगी, लेकिन तब तक तुझे होशियारी से काम सीखना और करना है, तभी जाएगा तू अपने घर। उसने जमीन में गड़ी अपनी दृष्टि उठाई और मेरी आंखों में टांक दी। आंखें नहीं, जैसे तराजू के 2 पलड़े मेरे दिए भरोसे की सही सही नाप जोख कर रहे थे। उस दिन से कदमों की तेजी बढ़ गई, आंखों की चमक भी। अब वह पीछे की बालकनी पर गर्दन टिकाए खड़ा भी होता तो आंखों में उदासी नहीं। इस छोर से उस छोर तक उम्मीद की एक डोर खींची रहती। वह सरपट झाड़न से कुर्सी में सोफे पलंग पोंछने झटकारने लगा, कारपेट पर ब्रुश भी मारने लगा, और उसके बाद ब्रुश एक तरफ फेंक कर फटाफट कला मंडियाँ खा लेता। 1 2 3 4 5 तार पर नाचते नटों की तरह। डिसगस्टिंग! मनोज चिढ़ा चिढ़ा सा बुदबुदाता। जितनी धूल झाड़ता नहीं उससे ज्यादा तो अपने गंदे पैरों से झाड़ देता है। तुझे क्या मालूम अम्मा, वह झाड़ने झूड़ने के बाद सोफे सेटीज पर आराम भी फरमाता है, एकदम पापा स्टाइल में। अच्छा है, उसे वह सब भी करने की खुली छूट मिली हुई है जो हम बच्चों को भी नहीं थी। यहाँ से वहाँ धपाधप करते हुए भागना, कुलाचें भरना, कालीन पर कलाबाजियाँ दिखाना और सोफे सेटी पर पसर जाना।
उसे भला कोई बोलेगा कुछ? मनोज पूरा सही नहीं था। यह भी जानती हूँ कि इन दिनों उसके अंदर एक विद्वेष का मनोविज्ञान घुन सा लगा था, लेकिन था तो मेरा बेटा, मेरा स्वार्थ। जाहिर है कि इस बेटे के मनोविज्ञान की निगरानी ही मेरा धर्म था। यह धर्म कभी कभी कितना संकीर्ण होता है। क्यों? तुम खुद क्यों नहीं? उसे लेकर तुम्हें मेरे पास शिकायत करने की जरूरत नहीं। घर का सर्वेंट सबका सर्वेंट है। तुम खुद ठीक करो बेटे, उसे खुद सिखाओ। इसके लिए मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है तुम्हें। बेटे का अहम तुष्ट छूट और अधिकार पत्र पाकर फौरन नए नए निरंकुश हुक्मनामे जारी हो गए। ए देबू, देख, खबरदार जो कभी सोफे या सेटी पर बैठा तो तू कायदे से खड़ा नहीं हो सकता क्या? हमेशा दीवार से अपनी पीठ सिर टिकाए रखता है, सारी दीवार की पेंट को गंदा करता है। इधर उधर नीचे बैठ। खबरदार जो कारपेट पर बैठा या लेटा, तुझे खड़े होने की भी तमीज नहीं हैं? हमेशा झूलता क्यों रहता है? कमर कुल्ले हिलाता है। सीधा खड़ा हो। ये ठीक एकदम हमारे सिर पर हरदम क्यों खड़ा रहता है? हैं? उधर जा, पीछे बालकनी में। जब बुलाएं तभी आना, लेकिन फौरन। ये हैं क्या होती है? हमेशा मम्मी के पीछे भूरे बिलौटे सा चल। दफा हो यहां से। ये लो, वापस उछलकर कारपेट पर। खबरदार। उसकी आंखों में कुछ भक्क से जल उठा, जैसे वे वजह अपमानित होते चले जाने के प्रतिकार सा। आप क्या हमेशा ही खड़े रह सकते हो मनोज भाई साहब, पूरा दिन? आप मुझे कुर्सी पर भी बैठने को मना करते हो, गलीचे पर भी। फिर मैं क्या बैठा करूं? क्यों? तेरे झोपड़े में सोफे कारपेट पीछे रहते थे ना? मनोज चीखता हुआ अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैंने किचन से झांक कर देखा। उन मटियाली आंखों में सारा ब्रह्मांड डोल उठा था, मिट्टी के लोंदे की तरह चकनाचूर हो जाने के लिए। मैंने जैसे घबरा कर ही उसे बहलाते हुए, सारे घटित से अनजान बनते हुए बुलाया। अरे देबू, तू वहां क्या कर रहा है? आ इधर किचन में, जरा मेरी मदद तो कर। उसने दहकते हुए अंगारों पर जैसे राख डाल दी हो और चुपचाप हाथ बांधे आकर खड़ा हो गया, आंखों में झांकता। झोपड़े में कश्मीरी कारपेट और सोफे का विद्रूप अपमान और बेइज्जती से भरपूर एक हिंसवार। आ, इधर आ, फ्रिज साफ करते हैं दोनों मिलकर। आज मैं तेरे साथ काम करती हूँ, फिर तू अकेले ही फ्रिज साफ कर लिया करेगा। काम बहुत जल्दी सीखता है तू, होशियार है ना? उस पर मेरी चापलूसी का कोई असर नहीं, सिर्फ कहे मुताबिक सब्जियों फलों के थैले निकाल निकाल कर अलग रखने लगा। पानी, शरबत की बोतलें, अंडे, मक्खन के पैकेट और बर्फ की ट्रे। ले, बर्फ खाएगा? खा ले, जितनी मन चाहे उतनी। मैंने उसे ठंडा करने की गरज से पुचकारा। उसने सीधे से गर्दन मटका नहीं की। अरे, बर्फ नहीं खाता तू? खाते हैं, खूब खाते हैं हम। सीना फुलाकर गुरूर से भरी आवाज। मैंने विस्मय से देखा। कहाँ से? ठेलों से, बर्फ की बड़ी सिल्लियों से। हमारे घर के सामने पल्ली तरफ ही तो बर्फ की फैक्ट्री होंगी। ठेलों के ठेलों बर्फ लद लद के जाती है बाजार की तरफ। हम सारे बालक छुप छुप के पीछे से एक दो बल्ली काट के इससे बहुत ज्यादा मन चाहे जितनी बर्फ गिरा ले में, और खा खा के मन भर जाए तो एक दूसरे की कमीजों में भी डार डार के खूब मजे करें। हरियाती स्मृतियां और अपनी प्रभुसत्ता का दर्प भरा बखान। आप ये सिर्फ सादे शरबतों की बोतलें रखते हो, वो लाल पीली सोडे वाली छोटी बोतलें नहीं। सोडा कहाँ लाल पीला होता है? होता है, जैसे मैं निपट अज्ञानी हूं। नरे रंग की बोतलें होती हैं उसकी। ओ, थम्स अप गोल्ड स्पॉट। हाँ वही। मुझे नाम बोलने को नहीं आता। वो खूब तड़केदार होती है, पियो तो पूरे पेट में छनछनी सी उतर जाए। अच्छा, तो तू थम्स अप गोल्ड स्पॉट पीता था? और पैसे? पैसे कौन देता था? कोई नहीं।
अपने पैसों से? मैं डूंगर पे जाके धुलाई करता, पत्थरों की गिट्टियां नई नई तोड़ता था। मैं तो अपने पैसों से अपनी छोटी बाई को भी मलाई बर्फ भी खरीद कर देता था, चढ़िया को दाल चक्की भी। फिर वही स्मृति के डेले डेले सा उतराता दर्द। और घर में नहीं देता था पैसे। उसने मेरी ओर ऐसी दृष्टि डाली जैसे मैं जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और वह इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। एक बात बताओ आप, क्या मनोज भाई साहब से पैसे लेते हो आप, या उल्टे उन्हें देते हो? इतने दुस्साहस की कल्पना मैंने सचमुच नहीं की थी, इसलिए शायद जवाब भी तैयार न था मेरा। वह भी जानता था यह, पर दादा कैसे अंदाज में मुझे इशारा सा करता हुआ बोला, आप समझोगे नहीं, मैं क्यों माँ को पैसे देना चाहता हूँ पर फिर भी नहीं देता। क्यों? वही तो। वह उसी अंदाज में एक दार्शनिक हंसी हंसा। आप समझोगे नहीं ना हमारे लोगों की बातें। मैं माँ को पैसे देता भी तो क्या, उससे सारे पैसे तो बासा झपट लेता है ना। बासा आप समझते हो? हम अपने बाप को बासा कहते हैं। वो ही मेरी माँ से सारे पैसे हड़प लेता है। खुलासा जानने की मेरी कुटिल मंशा। तो इसमें क्या, माँ के पास हो या बाप के पास? ओहो, विद्रुप से उसके होठ टेढ़े हो गए। इसमें कुछ नहीं। मैं आपसे पूछूं कि अगर सांप आपके सारे पैसे छीन लें और दीदी और मनोज भाई साहब को खाने के लिए कुछ न रहे, तो ये क्या सब अच्छी बात है? लेकिन इसी के साथ जल्दी से जोड़ देता, लेकिन यहाँ तो साहब उल्टे पैसे देते हैं ना। मेरा बासा देता तो कुछ नहीं, उल्टे और सारे झपट लेता है। क्या करता है पैसों का? चिलम फूंकता है सारे दिन, दम लगाता है और चंग बजाता है। चंग आप समझते हो? जैसे सरगम पिक्चर में ऋषि कपूर बजाता है ना, डफली वाले, उसी सरीखे होती है। तू ऋषि कपूर को जानता है? क्यों नहीं जानता, मैं तो अमिताभ बच्चन, मिठून, जेकी सराफ, जितेंद्र और शत्रु को भी जानता हूँ। वाह, अच्छा। होते कौन है ये तेरे सारे? मैंने मखौल की। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। होते कौन है, आप नहीं जानते? हीरो होते हैं, हीरो, बहुत बांके हीरो। आपने इनकी पिक्चर नहीं देखी? शोले, सरगम, कृष्णा कुदरत का, खून पसीना, खुदार, घने नेक मानस होते हैं ये। बहुत दम होता है इनको, जभी तो ये गद्दारों को इतनी मार लगाते हैं। अरे वाह। और गद्दार? गद्दार भी नरे होते हैं। पिराण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और जने कित्ते कित्ते। बहुत खराब मानस होते हैं वो, बिल्कुल मेरे बासा जैसे। आपने देखा नहीं बिस वाली पिक्चर में पिराण को? उसमें वो धोखे का साधु बनता है, दाढ़ी और बाल यूं बढ़ा के और आंखें चिलम के धुएं में यूं झपका के। बस वैसे ही दिखता है मेरा बासा। और बिस वाली पिक्चर में जब पिराण हिरोणी को बांध के टांग देता है, तो अमिताभ और शत्रु नए गद्दारों को मारते हैं। धर्मिंदर और मिठुन भी घने सूर में हैं ये सारे के सारे। मेरा बासा और मनोज भाई साहब जैसे दसियों भी आ जाएं जिनके सामने, तो ये हुनक के ऐसी पटकनी देंगे कि पलटी खा के चित्त हो जाएं। बोल नहीं सकेगा मेरा बासा इनके सामने तो। चौंक कर जैसे मैं खुद पलटी खा के जमीन पर आ गिरी, जैसे उसने मनोज से अपना बदला चुका लिया हो और अब आंखों से अंगार छिटकाता अपने बासा की तरफ बढ़ रहा हो। जल्दी से बीचों बीच कूदती हुई मैं कहती, अरे रुक रुक, तूने हिरोणी के बारे में तो बताया ही नहीं। जैसे कोई दैवी वला ही आकर बासा को उसके हाथों से बचा ले गई हो। एक प्रलय क्षण टल गया हो। ठंडा होता हुआ वह तटस्थ स्वर में बोला, वो सब लुगाइयाँ होती हैं, पर उनमें भी कोई कोई भौंड साड़ी होशियार होती हैं। आप चक्कू देख के डर जाओगे ना, लेकिन वो चक्कू भी घोंप सकती हैं।
और अपने घाघरे में खोस के रखती हैं। लेकिन अब भाई हीरो की बराबरी वो थोड़े ही कर सकती हैं। आपको मालूम है, अंधड़, पानी, जंगल, दरिया, चाहे कितने भी जोखिम में गद्दारों के अड्डे हों, ये धावा बोल के उनको भगा देते हैं और अपने मुल्क की चौकसी भी करते हैं। किसने बताया तुझे यह? लो, काणियाँ भौरियाँ देश राज सभी कहते हैं। बेवकूफ़ हैं सबके सब। ये पिक्चरों के हीरो मुल्क थोड़े ही चलाते हैं। मालूम है वो हार कहाँ मानता। मुल्क तो इंदिरा गांधी चलाती थी, वही मुल्क की रानी थी, लेकिन गद्दारों ने उसे गोली मार दी और अब वह उसी रौ में, और उसके बेटे को हवाई जहाज से धक्का देकर गिरा दिया गद्दारों ने। कहाँ? उसका बेटा तो अभी अभी आया था टीवी में, देखा नहीं तूने? मैंने जांचना चाहा। आने को तो इंदिरा गांधी भी आती है टीवी में, पर वो कोई जिंदा थोड़े ही है। अरे जानता हूँ मैं, आप ऐसा मत समझो, मैं ये बातें नहीं जानता। वो उसका दूसरा बेटा है जो मुल्क चला रहा है। बेल बजती है, वह कुलांचे मारता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ जाता है। दरवाज़ा खोलना अब उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहरी दुनिया से उसका वही एकमात्र संपर्क का क्षण होता है। बाकी समय के लिए उसे बाहर जाने की सख्त मनाही है। तमाम भयानक से भयानक घटनाओं और सिहरा देने वाली धमकियों के साथ। इसलिए वह बस दरवाज़ा खोलकर जल्दी से कुछ देर बाहर खड़े रहकर खुली ताज़ा हवा को महसूसना चाहता है। अन्यथा हवा भी जैसे उसे सबके बाद उसकी उतरी उतारी बासी सी हुई मिलती है। इसलिए जब तक बाहर वाला अंदर आता है, वह ढेर सारी ताज़ी हवा भर लेता है। तब तक अंदर से एक दो बार टोका जा चुका होता है। दीदी, दीदी आ गई। वह किसी फिल्मी गाने की धुन में दो तीन बार फुदक फुदक कर नाचता हुआ दूर आता है। मीता उसके सिर पर ठुनकी देती हुई मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। वह मेरे पास आकर चहकते हुए कहता है, मैं दीदी के लिए रोटियां मढ़ाऊं? दीदी आ रोटी खा ले। इसका मतलब आप समझते हो? दीदी आ खाना खा ले। हम खाने को रोटी खाना कहते हैं ना। हमारे खाने में होती भी रोटियां ही रोटियां हैं। मिर्ची तो ऊपर से घेरते हैं। आप लोग बोलते हो आओ चाय पी लो, लेकिन चाय के साथ तो बिस्कुट, केक, भुजिया सब होते हैं। हम बोलते हैं रोटी खानी है तो आजा। वह हूबहू नकल उतार कर हंसता है। आज मैं सारी रोटियां मढ़ाऊंगा, आप देखना, अपनी भी आपकी भी। रात उसने सचमुच खूब संभाल संभाल कर अच्छी रोटियां सेकी। पहली रोटी फूलने के साथ ही चिमटा लेकर किचन से बाहर जाकर चीखा, दीदी जल्दी आ, जल्दी, बहुत जल्दी। मैंने अपनी माँ से लिखी रोटियां मढ़ाई हैं, आ नहीं तो पिचक जाएंगी। मीता सचमुच स्टडी से निकल कर आई और उसके अधघुटे सिर पर धौल जमाती चली गई। वह उस लाड़ से ढंपा एक एक रोटी के गोल गोल घूमने, सिकने और फूलने की रनिंग कमेंट्री देता रहा। फूल गई दीदी, ये पिचकी वाले भी कुप्पे की तरह। उर्रे, ये तो पेंडुकी की तरह लुढ़क ली। अब के इसी वाली को भी कुप्पा मारता हूँ ढप से। ओरी, ओ मेरी माँ, आके देख तो, मैंने लुगाइयों से लिखी कितनी रोटियां सेक धरी है। लेकिन मैं भी कितना बौड़ा हूँ। मेरी माँ यहाँ आके देखेगी तो क्या मुझे रोटियां मढ़ाने देगी? उर्रे, वो तो झप से मुझे चूल्हे के पास देखते ही चिमटा हाथों से उठा लेगी। ओए लालो, तू परे हट चूल्हे के पास से। कहीं जल भर गया तो मैं क्या जाऊंगी? भूखा है ना? जब भी माँ के कने आया तो उधर परे बैठ, अभी रोटी देती हूँ तुझे। अपनी माँ की हूबहू तस्वीर उतारने की कोशिश। वो उधर कोने की तरफ है ना हमारा चूल्हा, तो वो रही मेरी माँ, और वो लाल कचरे का डिब्बा, वो समझ लो चूल्हा। लप लप निकलती आग और दप दप सी चूल्हे के पास दबती माँ। अरे वाह, सिक गई रोटी, मेरी माँ के चूल्हे वाली। अब मैं, छोटी बाई, चंद्रया,
सब टूट पड़ेंगे रोटियों पे कि बादशाह जोर से हाँक मारता है। माँ चिमटा छोड़कर भागी जावेगी। उसकी चीलम में आग टिक्की धर के उसे साथ कर देगी। नहीं तो वो कितना फसाद मचा देगा मालूम। उसकी आंखें भी लाल लाल चीलम सी भभकने लगेंगी और वो बवाल मचा देगा। अगल बगल वालों से का जमावड़ा हो जाएगा और वो क्या अच्छा दिखेगा? नहीं ना। इसीलिए माँ बास आके फटकते ही हम बालकों को समेट कर एक तरफ हो जाती है। जब मैं आने को था तब भी मेरा बाप चीलम पीकर एक कोने में धुत पड़ा हुआ था, बुझी हुई चीलम की तरह। और मैं ठेकेदारनी के साथ इतनी दूर आ गया, उसे क्या पता। क्या आज मनोज भाई साहब की बर्थडे है? हाँ हाँ जानता हूँ, मैंने नरी पिक्चरों में देखा है बर्थडे मरती। जितेंद्र, मिठून और कई कई हीरोइनों का भी नाम याद नहीं। सुबह से घंटी पर घंटी, फोन पर फोन, और शाम को ढेर के ढेर यार दोस्त, कजिन्स और दोस्तों के दोस्त। मीट माई कजिन, मीट माई फ्रेंड, लड़के लड़कियों की मिली जुली चीख पुकार, हंसी ठहाके। अरे कहाँ गया वो दैट चैप? बुला ना यार उसे। ओए इधर तो आ तू। जिबा के बकरे की तरह गले में पड़ी रस्सी सा खींचता हुआ आ खड़ा होता। हाँ क्या बोलता है तू? हिरोणी? वाह अच्छा, तू खूब पिक्चर देखता है ना। चल जरा डांस कर तो। मिठुन की तरह करेगा कि जितेंद्र की तरह? अरे म्यूजिक लगाना यार। टीनी डोंट बी फनी। छोड़ भी, इनफ यार, छोड़ उसे। घुटे सिर की हल्की सी चपत। इंटरेस्टिंग यार, फ्रॉम वेयर यू गॉट इट? ओके जा। ठहर, ये गिलासें और प्लेटें लेता जा। ये ट्रे भी। समोसे और वेफर्स भी ले आ। केक, पेस्ट्री, समोसे, वेफर से लदी प्लेटें सज गईं। सब के सब टूट पड़ रहे हैं हो हल्ला शोर शराबे के साथ। बीचों बीच डोंगे पर डोंगे पहुंचाता और खाली प्लेटें संभालता हुआ यहाँ से वहाँ एक पैर से दौड़ता, धीरे धीरे थकता सा जाता, जैसे किसी को याद पड़ता है, और मुँह से चुरे समोसे, वेफर्स की प्लेट उसे थमा दी जाती है। उसके टूटे हैंडल वाले मग्गे में चाय भी। चाय की हर घूंट उसके गले में बहुत देर तक अटक अटक कर हल्के से उतरती है। वह वापस थके पैरों अपनी पीछे की बालकनी में उसी सूने कोने पर अकेला खड़ा है। सामने एक के बाद एक दूसरे पर अटे से फ्लैट और उनकी गोल गोल सी खिड़कियाँ। उन खिड़कियों के पीछे से दिखते कटोरे भर समंदर में अपनी आंखें डुबो देता है। फिर समंदर सूख जाता है। अब सिर्फ रेत ही रेत। यहाँ से वहाँ तूफानों के अंधड़ उठाती, शिवालय से डूंगर तक ढू की ढू बिसती चली जाती रेत, और बीचों बीच भागता, छूपता, तीतरों पर पत्थर से निशाने साधता, कबूतरों पर गुलेलें सटकारता हुआ लौटता है। तो माँ रोज की तरह गालियाँ क्यों नहीं देती? उल्टे उसके आगे रोटियां रखकर उड़ी उड़ी आंखों से पूछती है, लालो तू मुंबई घूमने जाएगा? हाँ हाँ, वह उचक कर नाच उठता है, चंदड़िया को अंगूठा दिखाकर, छोटी बाई के सामने हाथ चमकाकर। लेकिन बाद में सचमुच अपने कपड़े रखे जाते देखकर सहम जाता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यह सब तो बस हंसने हंसाने की बातें थी। इस तरह सलूके सेज कर तो कभी नहीं रखे गए। बहुत हुआ तो डूंगर पार मामे के घर, और ये एक जोड़ी नई भूरी जर्सी और पैंट। उसके हाथ की गुलेल निढाल सी छूट कर गिर गई थी। मन की हदस छुपाता माँ से पूछा था। माँ ने पनियाई आंखें छुपाकर कहा था, जा मुंबई शहर घूमा ठेकेदारनी के साथ। अनजाने हदस कर माँ की कलाई पकड़ ली थी। और तू तू भी चलेगी क्या घूमने? मैं क्यों चलूँगी? तेरी छोटी बाई को कौन देखेगा? मैं देखूँगा ना। ना, अभी सिर्फ तू जाएगा घूमने। इकला? ना, ठेकेदारनी के साथ उनकी भेड़ के घर में बहुत मालदार लोग हैं। तुझे घना अच्छा खिलाएंगे, पहराएंगे और मुंबई घुमाएंगे।
या तो रूखी सूखी मिर्ची खा। वह कुछ नहीं सुन रहा था। पूरी देह में एक सनसनी सी उतर रही थी। माँ के पास हिरक कर बोला, झूठ बोलती है तू, मुझे चाकरी करने भेज रही है। माँ की आंखों में उड़ती हुई रेत को सोख ले ऐसा समंदर उमड़ा था। वह ओठ बोली। स्टेशन तक कमली आई थी, माँ के दिए पराठे और दाल चिक्की लेकर, और ढेर सी सीखें देखकर समझाती बुझाती रही। ठेकेदारनी ने रेवड़ियाँ और अमरूद खरीद दिए। गाड़ी बहुत तेज सीटी मार कर फुफकारी सी। वह एक बार चिहुका, फिर वैसा ही हकबका बैठा रहा, कुछ सोचने समझने से परे। माँ के पराठों की पोटली दोनों हाथों से थामे ट्रेन धड़धड़ाती भागती रही। वह वैसा ही गुमसुम बैठा रहा। सिर्फ जब किसी स्टेशन पर रुकने के बाद चलने से पहले गाड़ी जोर से सीटी मारती तो वह चिमुक जाता। लगता जैसे इसी गाड़ी के पीछे पीछे माँ उसका नाम पुकारती बदहवास भागी आ रही है। अब वह इस गाड़ी से उतर भी आया और यहाँ है, लेकिन माँ को क्या मालूम, वह शायद उसी गाड़ी के पीछे भागी जा रही होगी। फटे आंचल के पाल संभाले डगमगाती हुई डोंगी सी माँ। अंधेरा घिराया है, घिर आया होगा झोपड़े में भी उसके। काली खुगलती ढिबरी धुंध आने लगी होगी। बासा फिर हुंकारा होगा। अच्छा, अगर बासा इतनी चिल में नहीं फूंकता तो माँ उसे इतनी इतनी दूर अकेले नहीं भेजती ना। रूंधी रूंधी सांसों में माँ फिर सिसकी क्या। कटोरे भर समंदर आंखों में डबडबा आया और उनमें से माँ की आंखें फिर डोंगियों से उतर आने लगी थी। काय को भेजा, काय को, कितनी कितनी दूर, जैसे माँ कलेजे का पूरा लहू निचोड़े दे रही है। हिलक हिलक के, हाँ, काय को भेजा। डूंगर से पोखर तक छलांगे लगाता, यहाँ से वहाँ बागीचियों में अमरूद, बेर और कच्ची कैरियाँ तोड़ता। रुख बुक धूल सने बालों वाले दिव्या को कला मंडियाँ खा खा के राहगीरों से पैसे उगा के उसे भी देता था। खरबूजे और ककड़ियाँ भी जो लदी ट्रकों से गिरकर घर ले भागता था। तू तो सिर्फ फुसलाने धमकाने के लिए कहती थी ना, फिर सचमुच भेज कैसे दिया, बोल। अरे, तू यहाँ अंधेरे में क्या कर रहा है। वह तब तक खड़े खड़े थक वहीं कोने में टिका सा बैठ गया। अंदर कुछ सहम सा भी गया। उस शोर शराबे से अलग वह कब का यहाँ अकेले चुपचाप बैठा है। इधर आ, बाहर रोशनी में बालकनी में तो अंधेरा है, बता क्या बात है। वह वैसा ही खाली खाली आंखें लिए खड़ा रहा, फिर एकदम बोला जांचता सा, आप मुझे मेरे घर वापस भेज दोगे ना। ले, ये भी कोई पूछने की बात है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, जैसे ही कोई तेरी तरफ जाने वाला मिलेगा मैं उसके साथ तुझे कर दूंगी। मैंने ठेकेदारनी से भी कह रखा है, लेकिन कोई मिले तब तो। अच्छा, वह फिर रुकता है, लेकिन मेरे किराए के पैसे मैं दूंगी ना। हाँ, बस किराए के, और कोई पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। वाह, क्यों नहीं लेगा। मैं हंसी। और जो तेरी माँ वहाँ पूछेगी। नहीं, मेरी बात अधूरे ही काट कर सधी आवाज़ में बोला, मेरी माँ पैसों के लिए नहीं पूछेगी। फिर भी हम तुमसे मुफ्त में काम थोड़ी करवाएंगे। और अब तो तू काम भी सीख गया है। मैंने अपनी तरफ से तारीफ की, तो भी मैं अपनी खुशी से काम करूँगा, पैसे नहीं लूँगा काम के, नौकरी के। हैं? चौंक कर रुक गई। ओह, तो यह बात है। अरे नौकरी की, काम की बात कौन करता है। हम तुझे नौकर मानते ही नहीं, पर मदद तो करता है ना तू हमारी इतनी। वह थोड़ी देर रुकता है। हाँ, तो मदद की मैंने मना थोड़ी करी है, लेकिन बेपैसे की मदद करूँगा। जैसे दिमाग में कोई पंचक्की सी चल रही हो, लेकिन उसके या मेरे। अंधाधुंध अंधड़ छोड़ो भी, इससे इस वक्त फरियाना ठीक नहीं। जो बोले हाँ कर दो, कर दी।
वह तब भी वैसा ही खड़ा रहा, जैसे किसी बात पे बात बिठाता, घनघोर उधेड़बुन में सही की सही गलत की गलत बिठाता। फिर जैसे कृत संकल्प, अच्छा। चुप्पी टूटी। किसी अतल गहराई से आवाज आई, अगर मैं आपसे काम के पैसे नहीं लूंगा तब तो और तैर से रहूंगा ना। मतलब मैं चौंकी। अपनी मर्जी से उठ बैठ सकूंगा, किसी की धौंस पर नहीं। तत्क्षण बिजली सी कौंधी, विस्मित आवाक रह गई। ओह, तू मनोज के झिड़कने की बात कर रहा है ना? वह तो तूने देखा नहीं, दीदी को भी कितना चिढ़ाता तंग करता है। नहीं, उसकी आवाज सधी, वो और बात है। अच्छा ठीक है, मैं आज ही मनोज को समझा दूंगी। तू पैर अच्छी तरह साफ कर कारपेट पर कलामंडियाँ खाया कर, बस। उसकी आंखों से लगा मैंने उसकी बहुत नाजुक सूक्ष्म सी बात को निहायत भोथरा बना दिया हो। एकदम तिलमिला कर बोला, नहीं, आप मनोज भाई साहब से कुछ मत कहना, मैं कला मंडियों की बात थोड़े कर रहा हूं। फिर तू चाहता क्या है? वह फिक्र से हंसा, एक उदास मारक हंसी अंदर तक बेंधती हुई। चाहने से क्या होता है भाई? चाहने से मैं कोई आपके घर का थोड़ी बन सकता हूं। वाह, क्यों नहीं? मैं अपनी हकलाहट पर काबू पाती जल्दी से बोली, मैं तो तुझे घर का ही समझती हूँ। ओए ओए, वह खुलकर हंसा। भाषा उसकी, आवाज उसकी आत्मा की। घर का समझते हो? ये आप सच बोल रहे हो क्या? आप गुस्सा नहीं होना, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। घर का हूँ तो फिर मैं अलग कीचड़ में उस टूटे मग्गे में चाय क्यों पीता हूँ? अब आप बोलो तो। विद्रूप इतना निश्चल भी हो सकता है? बोल क्या सकती थी मैं, सिर्फ उठी जैसे किसी ललकार पर, और किचन में उसका मग बदल कर नया रखती हुई एक हटवाही लहजे में बोली, ये ले, और आज से तू हमारे साथ चाय पीना। कहने को तो कह गई एक झोंके में, लेकिन कहने के तुरंत बाद से एक सिहरन डामाडोल करने लगी ऊपर से नीचे तक, जैसे महान बनने का दिखने का ढोंग भी इतना आसान नहीं। और वह ठीक सामने खड़ा विस्मित अविश्वास के साथ मानो कह रहा था, सिर्फ टूटे मग्गे को साबुत मग्गे में बदल देने मात्र से कोई घर का नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक साबुत मग के साथ जुड़ जाना एक नया दर्जा पा लेने जैसा ही तो था। रह रहकर एक उछास आता और विलीन होता उसके चेहरे से। वह विस्मित अविश्वास अभी तक मौजूद था, वहीं का वहीं, लगातार अपने आप से पूछता हुआ, इनकी बात पर कितना विश्वास किया जाए, कितना नहीं। शायद उसकी वह मुख मुद्रा ही मेरे लिए चुनौती बन गई थी। यह चुनौती मुझ पर लगातार हावी होती रही, और शाम की चाय पर मैं उद्विग्नता और अस्थिरता पर मुस्तैदी से काबू पाती एकाएक जोर से ऐलान कर गई, देबू, तू भी अपनी चाय यहीं लेकर आ, हमारे साथ पी। झन, जैसे कोई कांसे का बर्तन जमीन पर गिरकर बड़ी देर तक सन्नाटे से झन्नाता रहा हो। तीनों चेहरे सन्नाटे में खिंचे बैठे रहे, थोड़ी हैरत, थोड़ी खीज। लेकिन जब पिता ने अपने मनोभाव जब्त कर लिए तो बच्चे भी चुप, या उनके पास सिवा इसके और कोई चारा भी न था। वह हाथों में ट्रे पकड़े दाखिल हुआ। पहली बार झुकी आंखों से हठवादिता के बदले कृतज्ञ उत्फुल्लता थी। पूरी जिम्मेदारी और मनोयोग से ट्रे में से निकाल निकाल कर हमारे सामने प्लेटें प्याले सजाने लगा। मैंने हैरत से देखा, प्याले और नाश्ते की प्लेटें सिर्फ हमारे जितनी ही लाया था। वापस वही सस्पेंस कि वह अंदर गया तथा अपने नए मग में चाय और नाश्ता लिए लौट आया। चारों तरफ की रुकी हुई सांसों के बीच खुद भी एक क्षण की दुविधा में सोचा और तुरंत निर्णय लेकर कोने वाले स्टूल पर बैठ गया, एक भोली तृप्त मुस्कान के साथ, जैसे कह रहा हो, देखा, उतना बौड़ा नहीं हूं,
तुमने मुझे जो दर्जा दिया उसका सही इस्तेमाल जानता हूँ। मेरी ही नहीं, बाकी तीनों की भी रुकी हुई सांसें जैसे चालू हो गईं। गृहस्वामी उसकी इस समझदारी से ज़्यादा ही अभिभूत हुए। उसमें दो चार बातें भी की और मुस्कुराकर शाबाश कहते हुए उठ गए। मनोज सेमेस्टर के घटाघोप से निपटने स्टडी में मीता मुझसे कॉलेज इलेक्शन की हंगामे भरी वारदात बताने लगी और वह अभी तक साहब के उठ जाने के बाद भी उनकी खाली कुर्सी की ओर सम्मोहित दृष्टि से टकटकी बांधे ताकता रहा था। पकड़ में आने पर भी मलाल नहीं, उसी सम्मोहन में रचा पगा सा। साहब कितने अच्छे हैं ना। जब मुझे शाबाश कह के नेक सा हंस दिए थे तो कितने अच्छे दिख रहे थे। आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। और भी बहुत कुछ। उसकी आंखों में झूलते ढेर सारे अबोध सपनों को, जो क्षण भर में उछाह भरी पेंगों के साथ ऊपर उठते और दूसरे क्षण कचोट और हूक के साथ हलकोते हुए नीचे आ जाते। एक झोंके में ऊपर उठती और दूसरे झोंके में नीचे। पेंगे खाती दोनों खतरनाक थी। मैं उसी झूले से नीचे उतारती हुई बोली, हाँ हाँ, अभी अच्छे लग रहे हैं ना साहब तुझे, लेकिन जब गुस्से में होते हैं ना तो मीता मनोज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनके सामने जाने की। हो, उसे आप गुस्सा होना कहते हो? वो तो कुछ भी नहीं है। मेरे बासा को गुस्से में धुंधवाते हुए देखो आप, तब समझोगे। कैसा कैसा तैस नैस करता है वो, कितना चीखता चिल्लाता है। कमली डर के मारे कोने में छिप जाती है और मेरी माँ हम तीनों को समेट कर दुबक जाती है, थर थर कांपती हुई। अब सिर्फ चंद्रा और छोटी बाई को लेकर दुबकती होगी मेरी माँ। अब मैं तो इतनी दूर हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता मेरा बासा। वाह, मस्तिष्क में जैसे कोई विजय दुदुम्बी सी बजी। मेरी दूरदृष्टि ने आखिर कीर्तिमान स्थापित कर ही लिया। वह रम रहा है इस घर की सुख सुविधाओं के बीच। सफल हो रहा है मेरा अभियान। नहा धोकर बाल संवार, हथेली पर लगे हुए तेल से हाथ पैर चिकने कर वह मेरे ड्रेसिंग टेबल के शीशे को अपने पूरे अधिकार में निहार कर मटियाले तीतर सा होकर नाच उठता है। हो, मैं कितना कितना चिकना हो गया दीदी, कितना चिट्टा दिखने लगा हूँ ना। अब तो जो गांव गया तो कांड़िया नाटिया फत्ते कोई नहीं पहचान पाएंगे मुझे, इतना समझ लो। हुर्रे, आज तो साहब वापस आने वाले हैं ना। सब जानता हूँ मैं दीदी, मंतर से नहीं, इलम के जोर से। नहीं, सच्चम सच, आपकी मम्मी बोलती थी। मैं तो आज साहब के टेबल खूब चिकनी पोंछूंगा और उनके सारे जूतों में पॉलिश मार के चमकाऊंगा। जब साहब आके देखेंगे तो हंस के कहेंगे शाबाश, और कमेंट्री के साथ साथ गाना भी। ओहो, आज तो साहब आएंगे, मेरे लिए चिज्जी लाएंगे। सुनते ही मैं चौंक कर किचन से बाहर निकल आई। देबू, साहब बाहर जरूरी मीटिंग में जाते हैं, उन्हें किसी के लिए कुछ खरीदने लाने का टाइम नहीं होता, समझा? समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ, पर आप देखना, जब दीदी और मनोज भाई साहब की लिस्ट वाली चीज़ें लाएंगे तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर लाएंगे। वो आप देख लेना, साहब मुझसे घना प्यार करते हैं। सकते में आ गई मैं यह उन्मुक्त उच्छ्वास और विश्वास देखकर। अब अस्थिरता ने तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक साहब के आने के साथ ही मैंने चुपके से मंगा कर रखा हुआ पैकेट उनके हाथों में थमाकर इशारा नहीं कर दिया। मेरी और हैरानी से देखते हुए उन्होंने पैकेट उसे बुलाकर थमा दिया। रंग बिरंगी चमचमाती टाफियों वाला पैकेट थामते हुए निबोड़ी सी आंखों में फुलझड़ियाँ सी छूट गईं। हर कमरे में हर एक को दिखाकर नचाता फिरता, देख देख, मैंने कहता था साहब लाएंगे, जरूर से लाएंगे। दीदी लो, ये तुम्हारी, ये मनोज भाई साहब की, और ये आपकी मम्मी। आपकी मम्मी? क्या मतलब? सिर्फ मम्मी कहना तुझे अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है,
लेकिन कहने से मेरी मम्मी थोड़े हो जाएंगी। भाई, मेरी मम्मी तो बहुत दूर डूंगर पार, गंदी फंदी लुगड़ी फगड़ी समेटती, कांटिया नांदिया और फत्ते राम को बुला बुला कर पूछती होगी, कैसे बताऊं? ओए नांदिया, मेरे लाला को देखी क्या? हमारे में ऐसे ही बोलते हैं, हुर्रे होए। मैं चंदनिया और अपनी छोटी बाई का हिस्सा रखना तो भूल गया। यादों से सिंजी, अंदर पसरती हुई उदासी का बंटवारा भी जैसे साथ साथ चलता रहता। लेकिन दूसरी तरफ घर का हर व्यक्ति मेरी इस फंसी हुई स्थिति का जायजा ले रहा था। दृष्टियों में भरा विद्रूप और होठों के कोनों में उतर आई हंसी मुझसे अक्सर पूछती, अब इसके बाद क्या होगा? इसका अंत? कितनी छूट और मिलेगी उसे? लेकिन सारी आशंकाएं अर्थहीन निकली। उल्टे एक बेहतर तब्दीली हर समय की उठापटक और कला मंडी पर ज़्यादा अंकुश वह खुद ब खुद लगाने लगा। अपने पद की गरिमा निभाता सा। कभी कभी भूल भाल कर दो चार छलांगे लगा भी लेता तो बाद में खुद ही शर्मा लेता। बाकी समय मुस्तैद उतना नहीं पर फुर्तीला, और सांप के सामने जिस तरह खुशी से दमकते हुए प्लेटें डोंगे सजाता, फूली नरम चपातियाँ परोसता, देखते ही बनता जैसे किसी दिव्य अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति हो रही हो उसे। कभी कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता तो मेरी डांट सिर झुकाकर सुन लेता और बाद में मुझे खुश करने के लिए बालों में खूब सारा तेल चिपोड़ संवार कर मुस्कुराता हुआ सामने आ खड़ा होता। देखो, साफ सुथरा दिखता हूँ ना, तुम्हारा कहाँ मानता हूँ ना। मतलब अब पूरी तरह मेरे जादुई करिश्मे की गिरफ्त में। परेशानी सिर्फ एक, लेकिन खासी विकट। काम निपटा चुकने के बाद अपने बचे हुए खाली समय में वह हर कहीं मेरे पीछे पीछे दुमछल्ले सा उछलता फिरता। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ उन्हीं सवालों और दलीलों के बेहिसाब सिलसिले भी। आप मेरे हिस्से का मतीरा भी दीदी को दे देना, हम तो बहुतेरा मतीरा खाते हैं अपने गांव में। मतीरा? मतीरा क्या होता है? आप मतीरे को क्या कहते हैं? बुद्धू, मुझे क्या मालूम तू मतीरा किसे कहता है। वही जो बड्डा हरा लाल और अंदर काले काले बीज। ओ, तरबूज। तो तू क्यों नहीं खाएगा? अरे हमने तो खूब खाए हैं, ये बड़े बड़े नेहर पार से उठा लाते थे हम सब चुपके चुपके। काड़ियाँ चक्कू मार के निकालता, और जब तक चौकीदार भंवरा जी संटी फटकारता दौड़ाता, हम खिलखिलाते उसे अंगूठा दिखाते ले भागते और पल्ली की तरफ चौगान पे फोड़ फाड़ खूब खाते इतना इतना। मतलब चोरी? चोरी कैसे? आपे से उखड़ गया वह। हम कोई चुरा के थोड़ी लाते हैं, हम तो उसकी आंखों के सामने उठा के भागते हैं। और वो कोई उसकी चीज़ थोड़ी है, बड़े ठेकेदारों की होती है। वो तो इतना दान धर्म करते हैं तो एक दो मतीरों से उनका क्या बिगड़ जाएगा। और चोरी मानो तो असल में वो चौकीदार खुद ही करता है, 10-10 मतीरों की। आप क्या जानो, सारे चौकीदार करते हैं, बड्डे चोर हैं वो। नहीं, ये भी चोरी है। कैसी चोरी है? वह अपमानित सा बहस पर अड़ जाता। सच्ची पूछो तो मतीरे ना चौकीदार के हैं ना ठेकेदार के। वो मतीरे बढ़ा सकते हैं क्या? बोलो। बिल्कुल, वे ही तो मेहनत करके उगाते हैं। हाँ हाँ, जरूर वे उगाते हैं। अच्छा, अगर भगवान उन्हें बीज न दे तो वे चाहे कितनी कितनी मेहनत करें, मतीरे खीरे या खरबूज कुछ भी उगा सकते हैं क्या? जंगल में इतने इतने खट्टे मीठे कंदमूल उगते हैं तो उन्हें कौन उगाता है? भगवान ही तो। भगवान ने तो जैसे चांद सूरज बनाए हैं, मिनख जानवर बनाए हैं, वैसे ही सब बनाए हैं। तो हम भगवान की चीज़ खाते हैं और भूख लगने पर खाते हैं। मांग के ले लो, खरीद के ले लो। वाह भाई वाह, आप क्या समझते हो मांगने से हमें मिल जाएंगे? मांगने से तो वो हम पे संगती फटकार के चढ़ बैठेगा, और पैसे क्या हैं हमारे पास।
हमारे माँ बापों के पास पैसे नहीं है तो हम क्या न खाएं? और भूख लगने पर तो अपना दाना चुग्गा पक्षी और जानवर भी जुटाते हैं। तो क्या वे चोरी करते हैं? उसकी ऐसी ही बहसों से चित्त होने के डर से बहला फुसलाकर कुछ रंगीन पेंसिलें और कागज थमाकर बिठा दिया जाता है उसे बालकनी के कोने में। वह उन कागजों पर ढोर डंगर कुओं बाबड़ियों मिट्ठू तीतर उकेरता रहता है। इन सब के अतिरिक्त सारे कागजों पर एक चित्र उभयिष्ट होता है। एक गोल लंबोतरा चेहरा, बड़ी बड़ी कौड़ाई आंखें, हरी लाल लाल लाइनें खिंची खिंची उकेरी लुंगड़ी, हाथों में बड़े बड़े चूड़े। यही चेहरा वह हर कागज पर कहीं न कहीं उकेरता, माँ माँ और माँ। इस माँ की जैसी शक्ल उससे बनती, उस पर वह खुद ही खुलखुलाकर देर तक हंसता रहता। और यही सिलसिला अब तक बरकरार है। बड़ी मुश्किल से इतना सुधार हो पाया कि अब 1-2 पेज आड़ी तिरछी गिनतियों से भरकर वह पक्षी ढोर और माँ उकेरना शुरू कर देता है। ये अमरूदों पे मिट्ठू बैठा, ठहर तेरी ठोर और लाल कद्दू। ये शिवालय पे मल्लू, खो खो, क्या कान खुजाएगा? ले खुजा। हाथ ऊपर सिर तक खचा दिए गए। ये माँ चूल्हे में मुंह झोंक रही। ये चूल्हा, ये लाल लाल बलती लकड़ियाँ, धुआं धुंध, और अंत में थक कर वापस मेरे पास हिरक आता। मैं उसके देखते ही परेशान हो जाती। अरे लिख चुका? देखूं तो। शाबाश, जा 1 पेज और। आज डूंगर तो बनाया ही नहीं। वह उदास वापस चला जाता और दूसरी तीसरी बार बेमन से खिंचा खचा कर फिर से हाजिर हो जाता। मैं दोबारा परेशान हो सामने फैले कागजों को देखती और जल्दी से जल्दी उसे रफा दफा करने का उपाय सोचने लगती। छी, इतना गंदा इस बार। अच्छा जा, एक और झंडे वाला शिवाला, एक और मिट्ठू, एक और माँ तो बना के ला। वह जाकर मिनटों में फिर वापस। ओह, अरे कोटर की मैना नहीं बनाई आज? बनाई ना, जे क्या बैठी। और माँ का चूल्हा, रोटी बना के खिला चुकी माँ सबको। खुलखिलाकर हंसता है और सिर पे घड़ा रख बावड़ी जाती माँ। आज माँ थक गई, नहीं जाती बावड़ी। लेकिन शिवालय के डंडे में गोटे किनारे कुछ नहीं। उसने मेरी आंखों में सीधम सीध बैठकर पूछा, आप मुझे फुसला रहे हो ना, नन्हे बालकों की तरह? गुबरैले चेहरे की मुस्कान में एक भोला रहस्योद्घाटन। हाँ, यह ठीक रहा है जो उसने खुद ही समझ लिया। अब उसे सीधे सीधे बताकर हटाया जा सकता है। क्या करूं? देख, मुझे इतना पढ़ना लिखना रहता है और तू बीच बीच में तंग करता है। जे आप दिन भर क्या लिखते बांचते रहते हो? क्या बताऊं? तू पढ़ता लिखता होता तो ना समझता। आप बताओ तो सही, फिर मैं आपको तंग नहीं किया करूंगा। सूझ कौंधी, ठीक तो। लगे हाथों इसे क्यों न कुछ अत्यावश्यक और उपयोगी डोजें दी जाए। नीति, ज्ञान, आधार, विचार और चिंतनहीन इस अज्ञानी के दिमाग में ज्ञान की तेज रोशनी फैलाई जाए। अच्छा तो सुन, मैं लिखती बांचती रहती हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, पर इंसान को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और न छुपा के कोई काम, क्योंकि भगवान ऊपर से बराबर देखता रहता है और चोरी सबसे बड़ा पाप है। हो, वह खिलखिलाकर हंसा। मैं विस्मित। बस यही बातें? ये तो हमारा हीरा लाल भी बांच लेता है। ये सब लिखने बांचने में क्या बड़ा कर रखा है? फिर तो आप फोकट में पैसा धरा लेते हो किताब वालों से। औंधे मुंह गिरी मैं, पर संभल कर उठी जैसे धूल झाड़ते झाड़ते। मतलब हीरा लाल पढ़ता बांचता है ना? हुर्रे, उसका बाप तो उसे शुरू से कान खींच के डूंगर वाले स्कूल में बिठा के आता है और शाम के वक़्त अपनी दुकान की गद्दी पे भी बिठाता है। तो देख, एक वो भी तो लड़का है
पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा वो जल्दी ही। तो कोई अपने कने होशियार हो जाएगा? उसके बाप को देखा आपने? घना नेक मानस है। मारता है तो क्या, भुट्टे और सलूके भी तो सिखाता है। हाथ मेले से मलाई बर्फ और रेंगने वाला सांप भी। लेकिन तू यह क्यों नहीं समझता कि स्कूल जाएगा तो तेरा ही भला होगा, पढ़ लिख कर दुनिया जहान की अच्छी अच्छी बातें सीखेगा। हुंकार कर उठता है वह मुझे बीच में टोक कर। क्या कही आपने? अच्छी अच्छी बातें? वो स्कूल का बहिरा मास्टर सिखाएगा मुझे? जरूर। उसे खुद की अक्ल तो है नहीं इतनी सी भी, वह मुझे क्या सिखाएगा? अक्ल होती तो क्या वह मुझे अपने लात से पटकनी देकर मेरे कान की नसें इतनी जोर से छिटकाता? बोलो तो, यह मास्टर का काम है कि कसाई का? नन्हे बालक छोरों को ऐसा करना चाहिए क्या मास्टर को? यूं धक्का नहीं जी, पटका था मुझे यूं क्लास के बाहर पत्थर पे। और कान सिर्फ उमेठे नहीं थे, यूं पटपटा दी थी दोनों कानों की नसें। और मैं पाठ याद नहीं कर पाया तो इसमें मेरी क्या गलती थी? अब अगर आप मनोज भाई साहब को 1.5 कोस दूर कांजा लाने को भेजोगे तो क्या वो थक नहीं जाएंगे? और जो मैं अपने बाप को चरस गांजा लाने के वास्ते मना करता तो वही मुझे जिंदा छोड़ता क्या? आप कुछ नहीं जानते। वो तो मुझे वहीं फट्टे से धुनने की तरह ढूंढ डालता। क्या समझोगे आप? कुछ नहीं। और हीरालाल का बाप दम भी नहीं लगाता और मास्टर को स्कूल में जिंस मसाले भी मुफ्त पहुंचाता है, तो हीरालाल को मास्टर क्यों मारेगा? और जो आप बोलते हो ना कि पढ़ लिख के अक्ल बढ़ती है, तो कुछ नहीं बढ़ती। बढ़ती होती तो शिवाले की बाबड़ी पे डोलता आदमी अपना बटुआ गिर जाने पे बगैर पूछे यूं ही मुझे दबोच के थप्पड़ पे थप्पड़, घूसे पे घूसा जड़ने लगता कि निकाल लिया मेरा बटुआ। और जो मैंने कही मैं क्या जानूं? भाई तो 2 घूंसे मेरी नाक पे, और जानते हो आप, वही नई सी दूरी पे उसका बटुआ पड़ा मिल गया तो भूसे सा मुंह बना के टुच करते डरता डरता खिसक लिया। आप समझते हो? मैं डूंगर वाले मास्टर और उस मिनख के बच्चे को 1 मिनट में हचक के बावड़ी में घोंप सकता था, एकदम शत्रु की तरह। बहुत दम है मेरे में। लेकिन मेरी माँ आ गई थी ना, उसने क्या, लालो तू पीछे जा, और बहुत लड़ी उस आदमी से और डूंगर वाले मास्टर से भी मेरी माँ। फिर से वही माँ, वही लुगड़ी घाघरे वाली, सारा अगजग समेटती माँ चली आ रही है। इंद्र के सिंहासन सहित सारा ब्रह्मांड डांवाडोल हो रहा है और मेरे अंदर अनजाने ईर्ष्या की तीखी धार सी उठती है अपनी इस प्रतिद्वंदिनी के प्रति। हाँ, अनायास कब हो आई वह मेरी प्रतिद्वंदिनी। सब कुछ मेरी दूरदृष्टि ने संभव बना दिया है। सिर्फ इस माँ से नहीं निपट पाई, हर्ज क्या है? अब जरा साफ साफ बात करके देखा जाए। सुन, तुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं। वह थोड़ा झिझकता है। मुझे अच्छा तो लगता है, पर अपने घर की याद आती है सब समय। अच्छा, जब तू यहाँ से जाएगा तो यहाँ की भी याद आएगी क्या? हाँ आएगी, बहुत आएगी। आपकी, दीदी की, साहब की, रुक कर, सबकी। सचमुच बोलूं तो मैं अब यहाँ भी रहना चाहता हूँ, अपने घर भी। पर यह कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। एक दूसरी ही अदृश्य दुदुम्बी बज रही थी मेरे कानों में। देखा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब तो वह करीब करीब पूरा ही इस सम्मोहन में बंध चुका है। द्वंद्व की रस्सा कश्ती में विजय तुम्हारे हाथ है। मन लग गया है, तभी तो काम भी ठीकम ठीक समय पर करने लगा है। अच्छी सुस्वादु चीज़ों का लालची नहीं, पर शौकीन तो हो ही चला है। बेहतर जीवन की लालसा और महत्वाकांक्षाएं अब उसे यहाँ से हटने नहीं देंगी। उस चीख पुकार, अभाव, लथाड़ों और नशे से फूकती आंखों के प्रति वितृष्णा और विद्रोह तो पहले से ही था,
अब एक उदासीनता और विराग भी पनप रहा है। सो बस थोड़ी सी सूझबूझ और चतुराई, और कुछ खास नहीं। जरा दिन में एक दो बार पुचकार के दो तीन रुके पड़े काम भी करवा लिए, प्यास भूख की टोह ले ली। थक गया हो तो रहने दे, जाकर पक्षी डूगर बनाने की रियायत दे दी। बस जरा सी चतुराई और समझदारी से एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। बाकी समस्याओं से मेरा सरोकार नहीं, वह जाने और उसका काम। जब पुराने कपड़ों के गट्ठर स्टोर का जंक निकालता है, वह हुलस हुलस कर उसमें से लगी फराकें, दीमक खाए कोट और प्लास्टिक या टूटे रंग बिरंगे खिलौने बटोरने लगता है कि ये चाणिया के लिए, ये छोटी बाई के लिए। इन्हें देखकर वो बहुत राजी होएगी। बच्चों की पुरानी पड़ी किताबों से काट काट कर रखे मिट्ठू, बंदर, चीते, भालू की तस्वीर भी। मैं निश्चिंत हूँ, मन लग गया है इसका। अब बीच की दोपहर अपनी ज़रूरत पड़ने के लिए बाहर भी भेज देती हूँ कि आधा घंटे के लिए अपनी बिल्डिंग के आसपास चक्कर काट कर लौट आया करे। वह लौट भी आता है, क्योंकि अकेले अकेले अजनबी की तरह चक्कर मारकर वह खुद ही घबरा कर और ज़्यादा उदास हो जाता है। बाहर की उदासी वह ड्रेसिंग टेबल पोंछ, साहब के जूतों पर पॉलिश मार, किचन की शीशियां धो रगड़ कर झाड़ लेता है, और सबसे बढ़कर दोपहर 3 बजे मेरी चाय के साथ अपना मग लिए बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाता है। रोटियां फटाफट हल्की फुल्की, सब्जियों में स्वाद, मेहमान चटकारे लेते हैं। वाह, इस छुटंके ने बनाई है। अरे मुझे भी मंगवा दीजिए ना एक आध ऐसा, जैसे कोई नई तरह की मशीन हो। आज भी खासी बड़ी पार्टी निपटाई उसने। सुबह से नई नई चमचमाती क्रॉकरी, चम्मच और ढेर ढेर समोसे, मिठाइयों के पैकेट, सब्जियां, सारा सामान देख देख कर ही वह खुशी से उमगा पड़ा था। सुबह से रात तक वह एक पैर पर दौड़ता रहा, वह भी हंसता, उल्लासित और उत्साहित, जैसे कोई मेला तमाशा या पिक्चर सिर्फ देख ही नहीं रहा हो, उसमें एक अहम रोल भी कर रहा हो। हर मेहमान खुले दिल से उसकी तारीफ कर रहा था। रात तक वह मेरे मना करने पर भी प्लेटें ढोता समेटता रहा। जितना मना करो उतना और काम। आज घर के सभी सदस्यों ने मेरी दूरदर्शिता का लोहा मान लिया था। मैं खुश थी बेहद। तभी फोन की घंटी बजी। मैं चौंकी। हेलो जी, अभी अभी ठेकेदार साहब साइट से लौटे तो उन्होंने बताया कि कल सुबह एक आदमी सवाई माधोपुर तक जाने वाला है, और वहाँ से दो ही एक स्टेशन है तो इस छोकरे का गांव। सो वह किसी से भी कहकर पहुंचा सकता है। सो आप कल अगर सुबह उसे पहुंचा दें तो। मैं ऊपर से नीचे तक लड़खड़ा सी गई। वही लड़खड़ाहट शायद आवाज की हकलाहट तक में उतर आई। जवाब देने से पहले चौकन्नी हो चारों तरफ देखा। वह सोने चला गया था। हेलो, कल ही? इतनी जल्दी? लेकिन हमें काम का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्या कुछ काम करना सीख गया क्या? हाँ, नहीं कुछ खास तो नहीं, पर यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फिर क्या कहती हैं? देखिए, सही तो यह है कि मैं वाक्य पूरा करने से पहले चौकन्नी हो, फिर पलटी। फिर भी इत्मीनान ना आया तो मैं अंग्रेजी में बोलने लगी। हाँ, तो सच्ची बात तो यह है कि अभी उसने जरा जरा काम सीखा है। हाँ और क्या, इन्हें सिखाना भी तो खासा सिरदर्द है। और सीखने भर के बाद जहाँ इन्हें रोटी लगी लपक लेते हैं कहीं और कहीं। अरे मैं तो खूब भुगती हूँ ऐसे ऐसों को। तो फिर ठीक है, रख लीजिए। लेकिन मैं हिचकी। अजी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उसकी माँ को कहला दूंगी कि मज़े में है। और हाँ सुनिए, कुछ रुपए भी मैं सुबह। अजी मैं भेज देती हूँ, आपसे ले लूँगी फिर। हम कहाँ भागे जाते हैं, तो 100 रुपये भेज दूँ? हाँ ठीक रहेगा। लेकिन कहीं उसे छोड़िए भी, उसका कौन यहाँ बैठा है उसे बताने के लिए कि कौन कब उसके गांव देश जा रहा है। आप बेफिक्र रहें, उसे कानों कान खबर ना होने पाएगी। और फिर देखिए, हम तो अच्छी तरह रख रहे हैं,
बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। उसका मन भी लग गया है। हाँ हाँ, मैं क्या जानती नहीं, सब कहला दूंगी। और सबसे बढ़कर 100 रुपये पाकर तो उसकी लुगड़ी फुगड़ी माँ निहाल हो जाएगी। पैसे मिलते रहें तो सारी उम्र ये औलाद का नाम न लें। पैदा ही इसीलिए करते हैं। मुझसे पूछिए, मैंने दुनिया देखी है। अच्छा, तो आप थकी होंगी, आराम कीजिए। गुड नाइट। फोन रखने के बाद मैंने फिर चारों तरफ चौकन्नी निगाह डाली। सारा वार्तालाप अंग्रेजी में, या यूं भी आसपास कहीं उसका कोई पता न था। रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ कभी की बंद हो चुकी थी। यूं भी मेरे साथ रहने तक काम करता है, अकेला होते ही ऊब कर भाग खड़ा होता है। सारा घर सोया पड़ा था। दिन भर के शोर शराबे के बाद मैं चोर कदमों से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। एक सही और समझदारी भरा निर्णय। कोई भी समझदार आदमी यही सलाह देगा। मेरे क्या, खुद उसके लिहाज से भी गांव में क्या मिलेगा उसे? वही गर्हित नारकीय जीवन जिसने उसे हद दर्जे का उदंड और विद्रोही बनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ ना आया होता तो ताज्जुब नहीं अगर चंद दिनों के बाद चोरी पॉकेटमारी के समय किसी गिरोह के चुंगल में फंसकर हवालात में होता। खुद ही बताता था गांजा लाते समय कैसे वह पुलिस सिपाही की आंखों में धूल झोंक पैंतरे बदल भाग जाता था। कितनी मेहनत और धीरज से मैंने उसके जीवन को सुधारा संवारा है, सब उसी के लिए तो। और फिर भेजने को मना थोड़े ही किया है मैंने, सिर्फ कुछ और दिन महीने, जरा यहाँ की जिंदगी पूरी तरह रास आ जाए। और फिर अभी अगले महीने ही दो दो बड़ी पार्टियां, उसे भी तो अच्छा लगता है अब पार्टियों में। लेकिन यह सब मैं बता किसे रही हूँ? चुपचाप मिली हुई राहत को लपेटकर चैन की नींद सोती क्यों नहीं? नींद कब आई पता नहीं। सुबह की उजास पहली किरण के साथ राहत की एक भरपूर अंगड़ाई ली ही थी कि घंटी बजी, दूध वाले की। अब देबू उठा, आंखें मलता उनिंदा सा, बोतलें समेटी, दरवाजा खोला। लेकिन घंटी फिर जोर से बजी, जैसे चिड़चिड़ाकर। झपटे से उठती हूँ, जल्दी से दूध की बोतलें लेकर किचन में रखने के बाद खिजी हुई पीछी बालकनी पर जाती हूँ। देबू, देबा। अचानक चौंक कर थमी, खड़ी रह जाती हूँ। कहाँ? कहीं कोई तो नहीं, सिर्फ खाली छूटी हुई सी बालकनी। आस पास फड़फड़ाते मोर, तीतर और डूंगर, बावड़ी वाले रंगीन कागज, हरे नीले फ्यूज बिजली के लट्टू, पुरानी प्लास्टिक की डिबिया और दो चार फटी तस्वीरें। मैं बालकनी पर टिककर सामने देखती हूँ। खिड़कियों के फ्रेम के पीछे छोर उछोर हराता समंदर, दूर एक धुंधला सा दिखता पक्षी, मटमैले धब्बे सा बीचों बीच छलांग लगा गया समंदर में। सिहर जाती हूँ मैं यह सोचकर कि इस देहरी के बाहर पहला कदम रखने और दरवाज़ा खोलने से पहले लाल पीली थिंगलियों वाला थैला लटकाए वह अचानक मुड़ा होगा मेरी तरफ, आंखों में पीड़ा का एक पूरा ब्रह्मांड लिए। पीड़ा, पाए हुए छल की, विश्वासघात की। इतने छोटे जीवन में मिला इतना बड़ा छल, बर्दाश्त नहीं कर पाया शायद वह। मुड़ते हुए उसने कहा होगा, मुझे मालूम पड़ गया, नहीं स्वतंत्र करोगी तुम मुझे कभी। भरोसा गया तुम पर से, इसलिए स्वयं अपनी मुक्ति का संकल्प लिए कूदता हूँ विश्व के जीवन समर के इस अथाह महासागर में आज। सोचना मत, लहरों के थपेड़ों का अभ्यस्त हूँ मैं। अंदाज है मुझे, नहीं था तो सिर्फ तुम्हारे छल का। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।